बाजार में शानदार रिकवरी का माहौल। हफ्ते का आखिरी दिन और बचा है आखिरी 1.5 घंटा। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव के चलते डरना है, घबराना है, सावधान होना है या फिर कॉन्फिडेंट होकर अगले हफ्ते की करनी है तैयारी। बस यही है जिसका लेना है जवाब। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। रिकवरी में हमारे बाजार भी बढ़िया एक्शन में 7 दिनों की गिरावट के ट्रेंड को ब्रेक करते हुए अब यहां से आपको कैसे करनी तैयारी, आखिरी 1.5 घंटे में एक्शन कैसा रहेगा, इस पर करते हैं अनिल सर के साथ चर्चा। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है दीप, जैसा कल माहौल था उसके विपरीत आज तेजी का माहौल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कल जितना डर का माहौल था आज उतना खुशी का कम है जी, क्योंकि 2 बजे 1 पॉइंट जितने कल गिरे थे उतने नहीं बढ़े हैं। दूसरा ये कि बढ़े हैं लेकिन अभी कॉन्फिडेंस की कमी है उतनी कि भाई हाँ ये सब कुछ ठीक हो गया है। अभी तक वो कॉन्फिडेंस बाजार में आना बाकी है। फिर भी 400 अंकों की शानदार मजबूती है। 16,650 के ऊपर 2.5% मजबूत है निफ्टी। सेंसेक्स में भी 1300 पॉइंटों का दमदार उछाल और 1250 पॉइंट ऊपर आपकी बैंक निफ्टी है, जो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत 3.5% है। और तेजी यहीं से आती दिख रही है। बैंक्स, एनबीएफसी और मेटल्स चमकते हुए दिख रहे हैं। सबसे सरप्राइजिंग है आईटी सेक्टर रहा है, जहाँ पर दमदार उछाल दिखिए। शायद नेस्डेक से संकेत लेकर आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी बनती दिख रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर भी तेज उछाल दिखाते हुए गिरे भी ऐसे थे, बढ़े भी ऐसे हैं। 4% दोनों इंडेक्स ऊपर हैं। और ये सब कुछ तब है जबकि डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यूरोप के बाजार 1% ऊपर हैं। तो कह सकते हैं दीप 200-250 पॉइंट तो हमें वैसे भी बढ़ना था, एक्सपायरी की वजह से जो ज़्यादा गिर गए, और थोड़ा बहुत हम दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में बेहतर हैं। तो ओवरऑल 400 पॉइंट की तेजी का राज ये है आपके सामने। बिल्कुल। तो ये है आपके लिए बाजार में बढ़िया एक्शन। डाउ फ्यूचर से उतना सपोर्ट नहीं आते हुए दिख रहा है, पर कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। अनलॉक को लेकर दिल्ली में भी सभी पाबंदियां हटाने की तैयारी है। डीडीएमए की आज बैठक हुई थी और वहां से ये फैसला भी आते हुए दिख रहा है। तो अनलॉक वाले स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, खबर वाले स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, और ट्रिगर्स पर भी करनी है बात। बताएं सर, इस समय जो बाजार की रिकवरी है, डेज हाई जो हमने फर्स्ट हाफ में लगाया था उसे हम क्रॉस नहीं कर पाए, बट उसी रेंज में है। पिछले अगर आप देखें 2-3 घंटों से कुछ ज्यादा बड़े मूवमेंट बाजार में नहीं आ रहे। तो आज की जो अप मूव थी वो हो गई या थोड़ा और 1.5 घंटे में एक्शन? 2 चीजें दीप। पहली चीज तो ये कि हम मजबूत है, ये आज के सेशन में हमें मान के चलना चाहिए। भले हमने शुरुआत में जो एक दिन के 11 बजे के आसपास 16,700 के ऊपर का लेवल दिखा, 16,750 के आसपास का, उसके पार नहीं निकले जी। क्यों मजबूत है? एक, कोई साइजेबल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती दिख रही है, क्योंकि ऐसा कोई एग्रेसिव ट्रेडर, शायद एग्रेसिव सेलर बचा नहीं जी। सब कल ही नहीं पड़ गए, ठीक है ना। और एग्रेसिव सेलर 2 तरीके होते हैं, या तो एफआईज हो कि जिन्हें बहुत दबा के बेचना हो, या फिर एग्रेसिव सेलर वो हो जिनकी पोजीशन कटने की तैयारी हो, मार्जिन कॉल की वजह से या अल्गो ट्रेडिंग की वजह से, मशीन ट्रेड की वजह से। ये सारे काम कल ही हो गए आखिरी 1 घंटे में, ठीक है ना। सो वो वाले एग्रेसिव सेलर बचे नहीं। दूसरे बचे एग्रेसिव सेलर से एफआई, जिनको शायद इन लेवल पर बेचना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो बेचने का काम 2000 पॉइंट ऊपर से ही कर रहे हैं। करेक्ट सर। अब आइए, हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं? और बेहतर हो सकते थे। प्रॉब्लम एक ही, डाउ फ्यूचर साथ नहीं दे रहे जी। डाउ फ्यूचर 300 नीचे, उसके बावजूद हम जिन लेवल पर हैं वो अच्छे हैं। दूसरी बात, हमारी जो आज की ऊपर की रेंज है दीप, वो 16,775 से 16,850 की है, जो सेकंड रुकावट कर ली। पहली थी 16,400, 16,600, ठीक है, वो हमने सुबह सुबह 15 मिनट में पार कर लिया। 16,775, 16,850 से 750 तक पहुंचे, उसके बेहद करीब से। इस तरह के बड़े मूवमेंट में 5-25 पॉइंट तो निफ्टी में आप ऊपर नीचे हो सकता है। और बैंक निफ्टी में हमारा 36,650 का फाइनल टारगेट था आज का, 36,684 आज का है ये। सो कमोबेश जो सेकंड रेंज वाला लेवल है वहाँ तक आप पहुँच गए। व्हाट नेक्स्ट? अब आगे बढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। कुछ ट्रिगर्स या तो अच्छे आए कि भाई समझो लड़ तो रहे आज दूसरे दिन भी, करेक्ट, लड़के आज ही ख़त्म कर देंगे क्या कि भाई ठीक है जितना करना है। और जैसा वो जो अभी मैं खबर भी पढ़ रहा था कि भाई कीव से 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है, इट मीन्स एज गुड एज दे आर रेडी टू एंटर इन यूक्रेन की राजधानी में, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि यूक्रेन की राजधानी में आगे कर लिया, करा लिया, तो फिर उसके बाद क्या लड़ना है? उसके बाद तो जो कुछ भी होगा वो कूटनीतिक स्तरों पर ही होगा। बातचीत ये, वो आप ये मत करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सब होगा। तो आपके लिए एक तरह से वो क्लाइमेक्स आने की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, इसके विपरीत जो हो सकता है कि अगर आप वहां पहुंच गए और उसके बाद नेटो या अमेरिका कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है, करेक्ट, बस यही डर है, यही डर है। अब आज, कल, परसों, सोमवार को जब हम लौटेंगे तब तक क्या होगा? एनीबडीज गेस, मुझे नहीं पता। 2 चीज हो सकती है। एक,
जो फिर बातचीत करे, सेंक्शन लगाएं, ये सब आ गई प्राइस में। हाँ, बात करते रहो ना, सालों साल करते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। सेंक्शंस लगाते रहो, वो बाजार डिस्काउंट करके चल रहा है और उसमें ख़राब नहीं होंगे। दिक्कत एक ही है कि अगर गलती से वापस काउंटर एक्शन आया नेटो की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूक्रेन का तो जो आना था आ गया, यूक्रेन की काउंटर एक्शन की अब कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है ना। अगर रूस के बराबरी वाले देशों की या कोई मजबूत वापस से काउंटर, तो फिर दिक्कत है। फिर वापस सोमवार को आपको ये हाल हो सकता है जो कल हुआ है। वो रिस्क अभी खत्म नहीं हुई है। करेक्ट। ये रिस्क कब खत्म होगी? दो तरीके से। अगर इस वीकेंड पे आपको पहली चीज ये पता चल जाए कि रूस बोल दे भी हमको जो करना था कर दिया, बात खत्म, हमारी तरफ से हमने इनको धो दिया, अब मतलब नहीं है, ठीक है, हमने इनको घुटनों पे कर दिया। दूसरी तरफ नेटो और अमेरिका एक बार फिर से रिकन्फर्म कर दे कि भाई हम अब आक्रमण नहीं कर रहे हैं, रूस ने भी अब बोल दिया हम अब युद्ध खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम बात करेंगे, जो करेंगे ये करेंगे, तो सोमवार को आप फिर से आप 17,000 के ऊपर है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में अगर बम बम गिराने की बात नेटो कर दे, अमेरिका कर दे, ये बोल दे हम छोड़ेंगे नहीं जी, तो भाई साहब तुम नहीं छोड़ोगे तो ठीक है, करो, वापस टेंशन ये करेंगे, उधर से फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना आता नहीं है, 50 चीजें जो हमारी समझ की बाहर है। सो उस केस में फिर सोमवार को आपको फिर से नीचे हो सकते हैं। सो क्या हो सकता है, अभी भी हम ठीक है, लेकिन खतरे से बाहर खत्म नहीं हुए हैं, कुछ कह नहीं सकते। दूसरी चीज ये तो हो गई जो पॉसिबिलिटी दोनों है, मैंने दोनों बताई जी। अब सोचिए कि सब ठीक ठाक है और कुछ ऐसा खराब नहीं होता तो हम 17,000 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तब नेक्स्ट मेरा टारगेट 16,800, 850 की, 16,775, 16,850 के बाद का जो मेरा टारगेट है वो 17,150 की रेंज का बनता है, प्रिसाइजली 17,075, 17,150, करेक्ट, ठीक है। उसके पार तो मेरा ट्रेंड भी न्यूट्रल हो जाता है जी। अच्छा सब कुछ रहा तो हम वहां तक की यात्रा तो देखेंगे। यस सर। अगर सोमवार सुबह आए सब कुछ खराब मिले तो एक अच्छी चीज हुई है और हम 16,650 पे अगर आज बंद हो जाते हैं यहीं पे, तो आपके लिए रिस्क 16,200 तक की है ना, तो अभी उसको आप मेंटेन कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। सो एटलीस्ट आज हमारी क्लोजिंग जो है ना वो 16,600 के ऊपर जरूर चाहिए, ताकि आपको सोमवार के लिए 400 पॉइंट का कुशन मिल जाएगा। अब हम नेटो अमेरिका का एक्शन अगर कोई हो जाए उस पर 400 ही गिरेंगे या ज्यादा गिरेंगे ये कहना मुश्किल है कि वो क्या लेवल का एक्शन लेते हैं, है ना। वो ये खबर पे ही होगा, बोलना बहुत मुश्किल है कि किस लेवल का एक्शन होंगे। अगर दोनों ही साथ में आए जोर से करे और फिर रशिया बोलेगा हम भी नहीं छोड़ेंगे, वापस हम भी करेंगे, दोनों तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए तो फिर जरूरी नहीं कि हम 16,200 मेंटेन कर पाए। हो सकता है हम पुरानी वो 15,675, 15,625, 15,750 की बात कर रहे हैं वो भी आ जाए। सो हमें सिंपल एक ही चीज़ रखनी है, वो ये कि जो फॉर्मूला पिछले 5 दिन में लगा के रखा आज भी वही करना है। हल्के होते रहें, ट्रेडर हैं तो अपने भाव के आसपास आपको जो निकलना निकले, ओवरनाइट पोजीशन अब भी न रखें। सोमवार को बड़ा गैप ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। सो जितना हल्का रहेंगे तो काफ़ी कुछ तो कल हो गए। अब जो बचे हैं ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर के लिए तो कल भी हमने कहा था कि 25% आप डालिए, कोई चिंता की बात नहीं। बाकी का सोमवार को देखेंगे, आज नहीं डालना है, मतलब आज की तो इस लेवल पे एक बार सोमवार को और देखेंगे, मौका मिलेगा तो। और अगर सोमवार को सब सिचुएशन साफ हो गई तो कोई बात नहीं, 300 पॉइंट ऊपर डाल देंगे, 400 पॉइंट ऊपर डाल देंगे। तो ये पूरी अभी तक की सिचुएशन है, इस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है वीकेंड की। क्लोजिंग 16,600 के ऊपर चाहिए, 16,600 के ऊपर चाहिए। फिलहाल तो कंफर्टेबल दिख रहे हैं, देखते हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में डेटा की भी चर्चा करते हैं सर के साथ। इंपॉर्टेंट लेवल्स उन्होंने आपको समझा ही दिए हैं। आइए जान लेते हैं आज के एक्शन में कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं, वहां पर भी फोकस करना जरूरी है, और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कुछ ट्रिगर्स। वरुण और कुशल दोनों हैं तैयार। कुशल बताएं ट्रिगर्स क्या देखना है। देखिए दीपांशु, यहाँ पर आज एफएनओ स्पेस से रेन इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी, साथ ही नज़ारा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर फोकस रखिए क्योंकि बोर्ड बैठक होने वाली है। यहाँ पर ये प्रेफरेंशियल आधार पर डेटावर्क्स बिजनेस सॉल्यूशंस को शेयर जारी करने पर विचार करते हुए दिखेंगे। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो बाइडेन और नाटो चीफ जो है आज बैठक करेंगे। भारतीय समय के अनुसार 7 बजे ये बैठक होने वाली है, तो यहाँ पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। शनिवार कल के दिन भारतीय एयरटेल इसकी ईजीएम होने वाली है प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर। साथ ही रविवार को सुजलॉन जो है सुजलॉन एनर्जी यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होगी। यहाँ पर कंसिडरेशंस ये है कि क्रेडिटर्स को प्रेफरेंशियल इशू जारी करने पर विचार किया जाएगा। सोमवार 28 तारीख को कैश स्पेस से एचपीपीएल और वेदांत फैशंस के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। साथ ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है कर्ज जुटाने पर बोर्ड बैठक करेगा। ईआईडी पैरी पर भी फोकस रखिए क्योंकि यहाँ पर दूसरे अंतरिम डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होती हुई नजर आएगी। और भारत के Q3 जीडीपी आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। इजी ट्रिप प्लानर्स ये
अभी जो इनकी बोनस शेयर का ऐलान किया था उन्होंने 1:1 का, ये एक्स डेट ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो ये सारे अपडेट्स जो ट्रिगर्स हैं ये आगे आने वाले 3 दिनों के लिए। एब्सोल्युटली। तो ये हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स आज के। ओके दीप, तो गुड आफ्टरनून। थोड़े कम है खबरों वाले शेयर्स, एक एक करके बता दो, 4-5 ये ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले तो एनएमडीसी, इस कंपनी ने आयरन और फाइन्स और लम्स के दाम बढ़ा दिए हैं। 7 से 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो फाइन्स और लम्स के दाम में की गई है। टीसीएस, इस कंपनी ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया है। एग्जीक्यूशन स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए करार जो है इस कंपनी द्वारा किया गया है। अडानी पावर के लिए एक अच्छी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के पक्ष में फैसला दिया है। राजस्थान सरकार जो है अब इस कंपनी को 3048 करोड़ के आसपास का बकाया जो है वो चुकाएगी। कंपनी को पावर बकाया के तौर पे चुकाया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर इस कंपनी के लिए है। वहीं कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसमें नुवोको विस्तास में 30 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं और पीएनबी में 1.86 करोड़ शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए आज के खबरों वाले शेयर्स भी और साथ ही पूरा का पूरा बाजार का एक्शन में है हमारे सारे एक्सपर्ट्स बिल्कुल तैयार है। और आइए सबसे पहले क्लोजिंग शो में स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का। बिगुल पहला विश्वेश जी के लिए। विश्वेश जी स्वागत है आपका, बताएं सर क्या करना है। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक शायद सस्टेन हो सकता है, लेकिन आपने जैसे कहा कि देखना होगा कि मंडे को क्या आता है। बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि चलने चाहिए, जिसमें से आईटी मुझे अच्छा लग रहा है। तो करंट लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए। काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बाउंस बैक के लिए रेडी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 426068 के आसपास चल रहा है फ्यूचर, और मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखना होगा अनिल जी, 4200 का स्टॉप लॉस रखना होगा। और जिस हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी बीटन डाउन है और यहाँ पे मूव आ रहा है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग मच हायर। तो यहाँ पे डिक्सन टेक को खरीदारी करने की राय है अनिल जी। मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिन में 4400, 4650, इनफैक्ट 4700 के तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। डिक्सन टेक ये है वो स्टॉक जहां पर विश्वेश जी की तरफ से आ रही है खरीदारी करने की राय, और स्टॉक आपके सामने एक्शन में 4200 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 4400 और 4650, दो बड़े टारगेट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल आपको नज़र आएगा। इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर होता हुआ दिख रहा है, और वो है रूस ने ब्रिटेन की एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया। इसका मतलब ये कि ब्रिटेन के विमान अब रूस में आ नहीं सकेंगे। तो इसकी वजह क्या है? आ जा नहीं सकेंगे, मतलब रूस के ऊपर से नहीं उड़ सकते हैं। उसकी वजह ये कि पहले ही ब्रिटेन रूस की एयरलाइंस को अपने यहाँ जगह बंद कर चुका है, मना कर चुका है कि आपके विमान हमारे यहाँ मत भेजिए। तो बदले में वो कर रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे को के विमानों को बंद करें, यही मतलब यही है। उन्होंने एरोफ्लॉट जो इनकी नेशनल एयरलाइन है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं एज पार्ट ऑफ सैंक्शंस। तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमारा एयर स्पेस नहीं यूज करिए, ले ओवर्स नहीं होंगे, वो सब है। हाँ, आप नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करने देंगे, बस उतनी बात है। हाँ। देखो, सैंक्शंस का मजा तो तब है अगर किसी को रूस पे लगाना है तो पहले गैस सप्लाई बंद कराओ। हाँ। है ना? आज खरीदी जो आपकी गैस पाइपलाइन आपके यहाँ से शुरू होके यूक्रेन से निकल के यूरोप में जा रही है, वो किसी को बंद नहीं करनी, बाकी सारे सैंक्शन लगाने। आइए इस पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। उससे पहले सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी के सुपर हिट नॉन स्टॉप शेयर, माफ कीजिए, बताएं सिमी जी। अनिल जी, खरीदारी का सलाह देना है बेल पर, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर खरीदारी करने का सलाह होगा। स्टॉक 200 के आसपास है। मुझे लगता है कि मिनिमम टारगेट 204, 206, ये दो टारगेट्स के लिए बेल को खरीदारी करके जाना चाहिए। और ये स्टॉक 198 के ऊपर अगर क्लोजिंग भी देता है तो ये स्टॉक मंडे तक होल्ड करेंगे। आज ही के आज मैं 204 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अगर टारगेट हासिल ना हो और 198 के नीचे ये क्लोजिंग ना दे दे तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक मंडे तक होल्ड करेंगे। और ये स्टॉक आज ही 200 डेमा को टेस्ट किया है, बहुत जबरदस्त रिकवरी उस रेंज से देखने को मिला है। तो बेल में जबरदस्त खरीदारी करने का सलाह होगा। आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए आशु जी भी हमारे साथ हैं तैयार, और बिगुल उनके लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु जी, बताएं सर। दीपांशु, मार्केट में अच्छा बाउंस आया है। वो दीपांशु वो बॉल है कि ऊपर से जितनी ज़्यादा ज़ोर से नीचे फेंकेगी उतनी बाउंस बैक होगा। तो दीपांशु ये वो बाउंस बैक वो वाला है, और मुझे लगता है कि सस्टेन भी करेगा, क्योंकि कल काफ़ी एक्सपायरी एक्सीडेंट नहीं, कल तो लगता है कि एनुअल एक्सीडेंट था जो हुआ है,
वो भी हो गया, और उसके बाद जो बाउंस बैक आया उसमें जो जिसने कैरी फॉरवर्ड किया वो भी लोग हल्के ही हो रहे हैं, मतलब नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल साइकोलॉजी है। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट हल्का हुआ है ये उसका वो है, और स्टे भी करेगा और थोड़ा सा मूवमेंट भी ऊपर हो सकती है। तो इसमें दीपांशु जो अच्छा लगता है वो अभी भी थोड़ा सा आईटी सिलेक्टिव जो HCL टेक मेरा फेवरेट रहा है, हालांकि कल वो भी बहुत गिरा था, बाकी भी बहुत हुए थे, वो रहता है। लेकिन दीपांशु अभी के लिए मेरे पास जो कॉल है, मार्केट की बात करेंगे, अभी की कॉल मेरे पास एक सेल कॉल है। इट कैन बी इंट्राडे कॉल या एक दिन के लिए है। यूपीएल में सेलिंग करनी है। यूपीएल का भाव चल रहा है 650-51 का, 661 के स्टॉप लॉस से 650-51 में इसका फ्यूचर सेल करना है, और जो टारगेट है 635-630 इस रेंज में इसका टारगेट दिख रहा है। तो यूपीएल में एक सेलिंग कॉल है कि बाउंस बैक के बाद कौन से स्टॉक्स हैं जो मतलब ऊपर से नीचे दिख रहे हैं और जो और स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, तो मुझे एक यूपीएल नजर आता है। बाकी ओवरऑल मार्केट में दीपांशु मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेट करेगी। नीचे का घर थोड़ा बंद हो गया क्योंकि अगर एक्सट्रीम एक्शन जो नहीं था, और कल हमने देखी जिस तरह से विक्स बढ़ी हुई थी उसका बहुत ज्यादा फियर हो गया था, तो वो एक बाउंस बैक आ चुका है और हम मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेंगे। बाइस थोड़ी सी पॉजिटिव है, बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ वुड्स, दैट इज फॉर श्योर। तो क्योंकि जो एक्सीडेंट है वो बहुत बड़ा हुआ है। ओके, तो एक्सीडेंट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, बट इन लेवल्स पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं आशु सर, या थोड़ी और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है? देखिए दीपांशु, वॉलिटिलिटी रहेगी, लेकिन ना वॉलिटिलिटी की रेंज कम हो जाएगी। जैसे हमने 900 पॉइंट या 500 पॉइंट का इधर उधर गैप अप गैप डाउन देखा, अब वो शायद वो सिमट के 200 पॉइंट का हो जाएगा। तो उस तरह की वॉलिटिलिटी जो है, रेंज थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि दीपांशु बहुत बड़ी कटान हुई है। दीपांशु हमने देखो कितनी बार वो एक्सपायरी एक्सीडेंट्स में करते हैं, और आपको याद होगा परसों उस दिन अनिल जी नहीं थे जब हमने ये बात की थी, आपने कई स्टॉक्स के बारे में पूछा था, तो मैंने वर्ड यूज किया था कि ऐसे अनाप शनाप भाव पे स्टॉक्स बिक जाते हैं, औने पौने दाम दिखते हैं जो एक्सपायरी एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन वो ना सब लोग सोचते हैं कि नहीं इतना नहीं हो सकता, इतना क्या होगा, इससे ज्यादा क्या हो गया, ये कितना गिर जाएगा। लेकिन दीपांशु जब वो क्लोजिंग जिस तरह से हुई है, तो उसमें तो इतनी कटान हुई है कि मतलब जो कैरी कर पाया वो थोड़ा बचा होगा, लेकिन वो कहना बहुत मुश्किल है। और दीपांशु दूसरा जो प्रॉब्लम होती है ये पुट सेलर्स, आई थिंक मैं फिर अप्सरा वाला एग्जांपल करता हूँ, ये 4 बार पैसे बनाएंगे, 6 बार पैसे बनाएंगे, 8 बार पैसे बनाएंगे, लेकिन मतलब दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ दीपांशु, एक्सपीरियंस के साथ जरूर कह सकता हूँ हर बार ये वापस दे के जाएंगे। और तीसरी दीपांशु, मदरहुड ऑफ स्टेटमेंट, जो इस साल में शायद मैं 5वीं या 6ठी बार बोल रहा हूँ, 2022 में 2020-21 का कमाया हुआ दे के चले जाएंगे सब लोग, और उन्हीं को मैं बार बार बोलता हूँ संभाल लो। और कल के बाद तो दीपांशु पता नहीं कितना संभला है, अब फिर से जोड़ना पड़ेगा, फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी कमाता बूंद बूंद करके है और चली जाती है बाल्टी, ये एक वो चीज़ है। बाकी दीपांशु 10 साल का इन्वेस्टिंग का तो कोई बात करने का भी कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त बाजार पे आशीष सर की तरफ से। आइए बढ़ते हैं आगे, और एक बड़ी खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में, थोड़ी देर में हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल बाजार थोड़े से और मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। दीप, इस बार जो बाजार में थोड़ी चीज़ दिख रही है बड़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है मुझे। निफ्टी दिखाइए और साथ में डाउ फ्यूचर्स दिखाइए, दोनों को साथ में अगर एक स्क्रीन पर दिखा पाए तो कोशिश करिए, आ जाए तो। नहीं, डाउ फ्यूचर्स और निफ्टी फ्यूचर, हाँ ठीक है, डाउ नैस्डैक फ्यूचर 350 नीचे है और निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स और दोनों में डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। इंटरेस्टिंग है ना, ये 16,700 की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ तो अच्छा। बाय द वे, एक बार नेचुरल गैस वगैरह के दाम भी यूरोप में देखेगा, मेरे ख्याल से वो दाम भी बड़ी तेजी से घटे हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ सर, आज घटे है ना, करीबन 20% रशिया सप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट आज सप्लाई बढ़ा है ना। तो सब लोगों को ये लग रहा था कि रशिया सप्लाई बंद कर देगा, अब भी 5% नीचे है। यूरोप में तो, ये तो खैर भारत में दिख रहे हैं, यूरोप में तो बहुत तेजी से गिरे, 17-18% नीचे ही खुले थे। अच्छा, लोगों ने इस चक्कर में ले लिए होंगे कि ये तो भाव बढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लग रहा था, सैंक्शंस लगेंगे ना, लगी नहीं कोई सैंक्शन। सब है ना, मतलबी लोग हैं, अपना मतलब देखते हैं, उन सब पे सैंक्शंस लगाएंगे, जो हमारे काम की चीज़ें उस पर नहीं लगाएंगे। गजब है भाई। तो आज बहुत सारे ट्वीट में पढ़ भी रहा था, बहुत सारे लोग बोले कि वो जो दोस्त लोग होते हैं ना, रोज़ सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विश करते हैं, या खाने पीने साथ वाले जो दोस्त होते हैं, बोले तू चिंता मत कर, तू लड़ मैं देख लूँगा। बोले यूक्रेन के सारे दोस्त ऐसे ही निकले। हाँ, जब जरूरत है तो कोई नहीं आया भाई, बाकी सब पीछे से बोलते हैं हाँ चिंता मत कर, मैं हूँ ना। बोले कि किसी ने तो बहुत बढ़िया लिखा, बोले कि वो ऐसा दोस्त है जो हमेशा बोलता था साथ दूंगा, और जब साथ देने का वक्त है बोले मेरे आज मामा की शादी है, बारात में डांस करना है, वैसा हाल है। सीरियसली, मतलब ये हाल है पूरे ग्लोबल मार्केट्स का। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। शेयर बायबैक के जो नियम है उसको लेकर
विचार विमर्श किया जा रहा है, इसकी फिर से समीक्षा की जा रही है सेबी के द्वारा। क्या समीक्षा हो रही है, किस तरह से नियमों पर विचार किया जा रहा है, क्या बदल सकता है, ये पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। और ब्रजेश की गहरी पकड़ रहती है सेबी के सारे इन नियमों पर और पॉलिसी मैटर्स पर। ब्रजेश बताइए, सेबी को क्यों ज़रूरत लगी है कि बायबैक के नियमों पर विचार किया जाए, समीक्षा किया जाए, और जो ये समीक्षा होने जा रही है उसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही थी कंपनियों की, खासतौर पर वो कंपनियां जिनके पास कैश बहुत है और वो इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करना चाहती हैं, लेकिन जो नियम है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इससे ज़्यादा का बायबैक अमाउंट का नहीं कर पाती हैं। तो उस तरह की कंपनियों की ओर से रिप्रेजेंटेशन गया था सेबी को भी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भी। उसमें बेसिकली ये लाया जाएगा, 4-5 चीज़ें हैं जिन पर विचार होगा कि पहला ये कि क्या जो बाईबैक के बीच में अंतर होता है, अभी नियम ये कहता है कि अगर आप एक बार बाईबैक लाए तो आपको 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बीच में आप बाईबैक नहीं ला सकते। तो इस मियाद को क्या घटाकर 6 महीने किया जाए या 9 महीने किया जाए, या क्या मियाद रखी जाए इसकी, इस पर एक जो है चर्चा चल रही है कि इसको किस तरह से बदला जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि बाईबैक कितना कर सकती हैं। अभी जो नियम कहता है कि अगर आप टेंडर ऑफर के ज़रिए बाईबैक करते हैं तो आपका जो फ्री रिजर्व है प्लस पेड अप कैपिटल है उसके 25% से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन आईटी कंपनियां खासतौर पर, जैसा कि हम देखते हैं, वो अक्सर बाईबैक लाती हैं, उनके पास कैश बहुत होता है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए शायद बहुत ज़्यादा उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, वो इन्वेस्टर को अवॉर्ड करना चाहती हैं। तो उनकी ओर से खास रिक्वेस्ट थी सेबी को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि इस लिमिट को बढ़ाइए, क्योंकि अभी ये केवल 25% पर ही है। साथ ही ये भी गुजारिश है कि क्या ऐसा नियम लाया जा सकता है कि 25% तक तो अपने आप बोर्ड ही अप्रूव कर दे, उसके बाद शेयर होल्डर तक ना जाना पड़े। अभी जो है कम से कम 10% से ज़्यादा होता है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो क्या इसको दोबारा नए सिरे से देखा जा सकता है, सीमा बढ़ाई जा सकती है क्या? तीसरा ये था कि जो बाईबैक का प्राइस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लाई जा सकती है, क्योंकि एक ये देखा गया है कि जब बोर्ड के पास जाता है उसी वक्त आपको प्राइस बताना पड़ता है, और बोर्ड के पास जाने में प्लस एक्चुअल ऑफर खुलने में 3 से 4 महीने 6 महीने का भी कई बार अंतर हो जाता है, और प्राइस जो है कीमत का सारा समीकरण जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो एक ये इस फ्लेक्सिबिलिटी पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या देने की ज़रूरत है क्या। साथ ही ओपन मार्केट और टेंडर ऑफर के जरिए जो बायबैक की लिमिट है वो अलग अलग है, यानी ओपन मार्केट के जरिए है तो 15% है और टेंडर ऑफर के जरिए है तो 25% है। तो ये सवाल ये भी, इस पर भी विचार हो रहा है कि क्या ये दो अलग अलग रखने की ज़रूरत है या सबको 25% कर दिया जाए। इस तरह से जो अलग अलग बायबैक के तरीके हैं, जैसे कि ओपन मार्केट है, टेंडर ऑफर है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, इसमें खुलने और बंद होने की टाइमलाइन में काफ़ी सारा अंतर है। यहाँ 15 दिन से लेकर के 6-6 महीने तक है। तो क्या इन सब में को क्या समान किया जा सकता है क्या? तो ये मुद्दे हैं जिन पर सेबी की जो प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है चर्चा कर रही है, और बहुत जल्दी ही इसके ऊपर एक डिस्कशन पेपर आएगा, फिर फीडबैक लेकर के ये नियम आगे बढ़ाया जाएगा। जोरदार है पॉइंट सारे, खतरनाक है, और वाकई में एक एक पॉइंट जो आपने निकाल के लाया ना वो बहुत काम का है। जो इन्वेस्टर्स, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अच्छी कैश रिच डिविडेंड पेइंग ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्टेड होते हैं, वो इस बात के लिए देखते हैं कि कंपनियां अपने एक्सेस कैश का कितना बायबैक कर रही है ना। जैसे आप फॉर एग्जांपल टीसीएस ही देख ली, आज भाव 3500-3600 है, कल 3400 था भाव, बिल्कुल आप बायबैक कर रहे हैं 4500। ये रिवॉर्ड है शेयर होल्डर्स को। ऐसे में जिन कंपनियों के पास हर साल फ्री कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बायबैक करने दिया जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप साल में एक ही बार बायबैक कर सकते हैं, करेक्ट, लाइक टीसीएस, तो 2 बायबैक के बीच में 15 महीने हो ही जाते हैं, क्योंकि 1 साल पूरा होने के बाद आप दूसरा करेंगे 3-4-6 महीने लग जाते हैं। अगर 6-6 महीने में, अच्छा पैसा तो हर रोज ही कमा रही टीसीएस, तो 6 महीने में कर ले तो, नहीं तो वो ही पैसा साल भर ऐसे ही पड़ा हुआ है, प्लस टाइमिंग का भी अंतर हो जाता है ना। एफडी में या फिर आपके बॉन्ड होने म्यूचुअल फंड में पड़ा होगा, 3-4% मिलता है, सब टैक्स दे दो आके, तो इससे बढ़िया हम 2 बार कर लें साल में। तो ये फ्रिक्वेंसी, साइज, थोड़ी रिलैक्सेशन, ये बहुत बढ़िया है, जिस पर सभी विचार करें। आई एम श्योर मुद्दा भी बहुत अच्छा है, डिस्कशन पेपर आएगा तो समझ में आएगा क्या कुछ होता है। बहुत ही बेहतरीन खबर आपने बताई ब्रजेश, वाकई में ये इन्वेस्टर्स के बड़े काम की है, और स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, जो लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं स्टॉक्स में, वो करते हैं। तो प्लस टेंडर ऑफर में
और ओपन मार्केट परचेज में बायबैक की साइज़ अलग होती है। ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आपके लिए बदलने की तैयारी में है अब। तो इस पर रखिएगा फोकस रखिएगा मार्केट पे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि यूएस के विपरीत बाजार मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अब देखिए फिर से 16,700 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, तो दीप मजबूती दिखाने की कोशिश बरकरार है और 36,500 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी भी 2:24 हो रहे हैं। अगले 4 मिनट में मैं तैयार हो रहा हूँ, फिनिशिंग टच ये दे रहा हूँ मैं अपनी स्ट्रेटेजी को। बना तो चुका हूँ, सिर्फ फिनिशिंग टच दे रहा हूँ। 3.28 से 2.28 से 2.30 तैयार हूँ। ओके सर, चलिए तब तक कुछ ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। आइए मुद्दे जी के पास चलते हैं BTSTT के लिए। बताएं मुद्दे जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल देखिए, बाय करके चल रहा है यहाँ पे टाइटन 2467 67 यहाँ पर CMP है, कैश के लेवल है, बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट होगा 2490 का, उसके बाद 2510 तक के अपसाइड मूव टाइटन में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2450 का। देखिए जिस तरह के स्ट्रक्चर स्टॉक ने बनाए हैं, कल इतना करेक्शन मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन स्टॉक में कोई ज्यादा करेक्शन नहीं आया। एक कंसोलिडेशन में स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आया, आज वो ब्रेकआउट नजर आया है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल गया है। चार्टिकली यहाँ से साउंड नजर आ रहा है, बाय करके चलेंगे। 2510 तक के भी अपसाइड मूव टाइटन में नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 2450 का। 2450 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। टाइटन, इस पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। चलिए टाइटन पर रखते हैं नजर रखिए। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन बन रहा है। बंसल जी आज सुबह बात कर रहे थे यूनाइटेड स्पिरिट्स की, जहाँ पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है, और हमने आती हुई देखी। यूनाइटेड ब्रूरीज को भी रेडार पर रखिए। गिरा था, अब वापस ये पॉजिटिविटी दिखा रहा है। थोड़ा ऊपर से फिसला था, अब वापस मूवमेंट अपवर्ड्स का ये आपको दिखा रहा है। पर आईटी की बात चल रही थी, टीसीएस की बात चल रही थी, वहां पर भी आप रखिए नजर। बिरला सॉफ्ट पर भी थोड़ी थोड़ी खरीदारी आ रही। तो फिर से स्टॉक्स थोड़ा जो डेज हाई से फिसले थे, अब दोबारा मोमेंटम में आते हुए दिखने पर एक स्टॉक जो आज सुबह से ही काफी एक्टिव है, एनबीसीसी। सुमित जी 12% का रिबाउंड एनबीसीसी में आया। आई थिंक जितनी कल की गिरावट थी लगभग पूरी रिक्लेम करते हुए दिख रहा है एनबीसीसी, और डेज हाई पर मेंटेन कर रहा है। क्या करना है अब इसमें? दीपांशु, बिल्कुल कल की गिरावट तो पूरा का पूरा रिबाउंड कर रहा है स्टॉक के अंदर, लेकिन 40 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। 40 के ऊपर क्लोजिंग आएगा, उसके बाद ही एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड कर सकते हैं, और फ्रेश खरीदारी 40 के ऊपर के लिए एनबीसीसी जहां पर आपको रखनी है नजर। ओके सुमित जी, आपका नेक्स्ट कॉल कब आएगा? आपका सुपर हिट शेयर? बस अनिल जी ढूंढ रहा हूँ, थोड़ी देर में खोज जारी है। जी अनिल जी बिल्कुल ठीक है, हमें भी इंतजार है। मैंने कहा आपको याद दिला दूं उसके पीछे भी कारण है, जब आएगा तब बताऊंगा। अभी हाँ। ठीक है सर, इंतजार रहेगा सुमित जी की कॉल का इस समय। बट एनबीसीसी को अपने रेडार पर रखना है, डीएलएफ को भी अपने रेडार पर रखना है। ये भी आपको बढ़िया मूव इस समय दिखा रहा है। तो स्टॉक्स हैं जो वापस रिबाउंड के मोमेंटम में, मूड में आपको आते हुए दिख रहे हैं। अभी बात हुई थी दिल्ली से रिस्ट्रिक्शंस हटाने की, एक बार जुबिलेंट फूड के चार्ट पर भी राय ले ली जाए। विश्वेश जी कैसे देखते हैं जुबिलेंट फूड के चार्ट को सर? देखिए दीपांशु, रिलेटिवली अगर आप देखिए तो कल के फॉल को मैं इतना ज़्यादा सीवियर नहीं मानूंगा, बिकॉज स्टॉक 4500 से 2800 आएगा। आज मेरे हिसाब से स्टॉक एक अच्छा फॉर्मेशन बना रहा है, लेकिन उसको कंफर्म होने के लिए इट शुड क्रॉस 3000। तो रडार पे है, शायद मैं ट्रेड भी इनिशिएट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आई वुड वेट फॉर 3000 टू क्रॉस, बिकॉज इनहेरेंट वीकनेस है मच बिफोर द मार्केट हैज़ फॉलन। और अभी अगर सर्टन लेवल क्रॉस नहीं होता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रैप भी हो सकता है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए दीपांशु। ओनली अबव 3000 वापस कंसीडर करेंगे। ओनली अबव 3000 वापस कंसीडर करेंगे। जुबिलेंट फूड पर रखिए नजर। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिख रहा है। हालांकि एचयूएल आईटीसी कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहे थे सुबह, अब मूव कर रहे हैं। ब्रिटानिया में थोड़ा दबाव है, पर टाटा कंज्यूमर देखिए 5% ऊपर। कुणाल जी टाटा कंज्यूमर का चार्ट सर। कुणाल जी सवाल आपके लिए था सर, टाटा कंज्यूमर। इसी दुविधा। हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं दीपांशु? आवाज आ रही है? जी सर बताएं।
दीपांशु, अभी मैं और राकेश जी टाटा कंज्यूमर की ही चर्चा कर रहे थे, तो चार्ट बहुत अच्छा है, नीचे के लेवल्स पर एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है। हम केवल इंतजार कर रहे हैं कि ये स्टॉक 720 रुपए की रेजिस्टेंस को पार कर ले। 720 जैसे ही टाटा कंज्यूमर में पार होगा, इसमें एक ब्रेकआउट होगा और फिर आपको इसमें कम से कम 800 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो चार्ट बहुत दमदार है और ऐसा ही एक दमदार चार्ट मेरे और राकेश जी के पास है। तो अगर कोई कतार में नहीं हो और उम्मीद है कि कोई नहीं होगा तो हमारे लिए बिल्कुल बजवा दीजिए प्लीज। डायलॉग नहीं सुना आपने अमिताभ बच्चन का, जहां हम शुरू होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ कुणाल जी, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अनिल जी सुना तो बहुत है, लेकिन अनिल जी ऐसा होता नहीं है हमारे साथ। बोल के दिखाओ, देखो अभी पता चलेगा होता है कि नहीं होता। जरा बोलो एक बार, आप बोलेंगे या बंसल जी बोलेंगे? अनिल जी बंसल जी अमिताभ बच्चन जितने लंबे हैं अनिल जी वही बोलेंगे। बंसल जी बोलिए, फिर बिगुल बजाए। नहीं अनिल जी, देखो मेरा तो जीवन घर पे डिश वॉशर वॉशिंग मशीन में बीतता है। अनिल जी कहाँ मुझे आप पिटवा रहे हो, आप डायलॉग को रहने दीजिए, सिर्फ बिल्कुल भिजवा दीजिए। ये बंसल जी की इतनी सादगी है ना, इसी चक्कर में सब है ना। चलिए बढ़िया है। बंसल जी और कुणाल जी के लिए बिगुल, लाइन में सबसे आगे वही है और जहां वो खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। बताइए अनिल जी, हमारी खरीदारी की राय है, एसआरएफ के अंदर खरीदारी की राय है। एसआरएफ हमारा चार्ट कॉर्नर पे, यहाँ पे डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो कुणाल जी का एक फेवरेट पैटर्न जिसको बार बार बोलते हैं, बुलिश थर्स्टिंग कैंडल बन रही है और एक नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जिसमें कि बाजार की गिरावट में भी उस तरह की गिरावट नहीं देखने को मिली। कल इसमें एक मेजर सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन आता हुआ हमने देखा और आज हमने देखा कि पूरा टर्न अराउंड स्टॉक में होता हुआ दिख रहा है और जो कल जिनका एग्जिट हो गया वो आज खरीद नहीं पाए क्योंकि बड़ा गैप अप हुआ है। तो इस स्टॉक में आपको काफी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हमारी खरीदारी की राय है, स्टॉप लॉस 2400 रुपए से थोड़ा नीचे यानी कि 2390 पर रखें। पहला टारगेट होगा 2485 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट है 2525 रुपए का। तो 2525 के टारगेट के लिए एसआरएफ में खरीदारी कराए। ओके, तो एसआरएफ में करें खरीदारी। सिमी जी सोची होंगी ये स्टॉक तो मुझे रिकमेंड करना था, लेकिन कुणाल जी राकेश जी निकल गए आगे। चलिए कोई बात नहीं, आनी चाहिए कहीं से रिकमेंडेशन और एक्सपर्ट एडवाइस। 2485 2525 ये दो टारगेट और जैसा कि मैंने वादा किया था, तैयार स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार एकदम। आइए स्ट्रैटेजी का बिल्कुल अनिल जी के लिए। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर डाउ फ्यूचर्स तो कमजोरी दिखा रहे हैं, 300 पॉइंट नीचे हैं। सुबह जब हमने शो की शुरुआत करी थी तो करीब 150 पॉइंट्स की कमजोरी थी, उसके बाद दिन में एक बार 350 पॉइंट्स तक भी फिसले थे। फिलहाल 300 पॉइंट्स की गिरावट पर है। नास्डैक फ्यूचर्स भी 1-1.25% नीचे दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार ऑफकोर्स कल की रिकवरी में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था, इसलिए आज आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, पर कोई ऐसी बड़ी रिबाउंड नहीं आ रही। कल 4% फिसले थे, उसके सामने आज 1% ऊपर आपको यूरोप के बाजार आते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल $100 पर कायम है। सोने में भी आपको हल्की सी खरीदारी आती हुई दिख रही है। तो ग्लोबल मूड माहौल अच्छा है सर, पर उतना खास भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कल हमारे बाजार ने अंडर परफॉर्म किया था, आज हमारे बाजार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एक्शन हमारे बाजारों में है। डायरेक्शन के बजाय लेवल्स दूंगा जी। लेवल्स में 2-3 चीजें ध्यान में रखने की चीज है। पहली चीज, 16,600 के ऊपर अगर हम बंद हो रहे हैं तो हम बुरे नहीं हैं। जितने पहले से खराब है उतने ही खराब है और ज़्यादा फ्रेश खराब नहीं है। तो 16,600 के ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए। और क्यों चाहिए दीप वो बता दूं कि पिछली बार जब हम गिरे थे 16,614 की क्लोजिंग हमें मिली थी 21 दिसंबर को और लो बनाया था हमने 16,410 का। ठीक है, इसलिए हमें 16,614 की क्लोजिंग मिलेगी। तो हमने पिछली सबसे खराब क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए। वो 16,842 के नीचे की क्लोजिंग कल मिल गई, वो एक ख़राब थी। उसके बाद दूसरी क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 16,614 होता था, वो भी कल हमने तोड़ा।
कल हम 16,250 के आसपास बंद हुए, तो 16,250 तो चूंकि आज बंद होंगे नहीं, तो उस लेवल की अब इंपॉर्टेंस आज के लिए नहीं है, आगे रहेगी, आज के लिए नहीं। आज के लिए हमें 16,614 के ऊपर बंद होना पहले जरूरी है, ताकि हम जो रिकवरी के मूड में है उस पर भरोसा कर सके कि ये रिकवरी सोमवार को भी रह सकती है, ये उम्मीद रखने ठीक है। तो 16,600 राउंड फिगर में गिन लीजिए। अगर 16,865 के ऊपर बंद है, 16,850 गिन लीजिए राउंड फिगर में, 16,850 के ऊपर बंद हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और वो इसलिए हो जाएगा कि तब हमें ये कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर नेटो अमेरिका वगैरह कुल मिलकर लड़ा ले, तब भी शायद हम 16,200 को नहीं तोड़ेंगे, डबल बॉटम वहां बनेगा तो वो लेवल आपका रिस्क फ्री हो जाता है काफी हद तक, अगर वापस काउंटर अटैक भी आता है तो। इसके लिए आपको 16,850 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ट्रेंड कब बदलेगा? 17,075, 17,150, वहीं से हमने 17,075 के नीचे से ब्रेक डाउन दिया, 17,175, 17,150, 150 पॉइंट की ये ब्रॉडली रखनी पड़ेगी। हाँ, वहाँ उसके ऊपर बंद होंगे तो ट्रेंड आपका नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बड़े लेवल से। अब डेटा पे आइए। इमीडिएटली आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी पर वो है 16,500, जहां पर आपके पास में 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, लगभग हाईएस्ट है। हाईएस्ट 16,000 पर 40 लाख है। 40 लाख और 38 लाख में ज़्यादा फर्क नहीं होता, और रेंज 500 पॉइंट ऊपर की है। सो इट इज़ एज गुड एज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 पर। तो पहली चीज़ ये कि अब से लेकर बंद तक आपके लिए 150 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क फिलहाल निफ्टी में नहीं दिख रही है डेटा के लिहाज से। न्यूज़ कुछ हो जाए, मैं न्यूज़ अपने हिसाब से देखना, मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा बता रहा हूँ आपको। न्यूज़ मुझे नहीं पता अच्छी आएगी, खराब आएगी या नहीं आएगी, वो भी हो सकता ना आए। हाँ, 16,500 ये दिख रहा है। 16,600 रस्सा कशी वाला लेवल है, 26 लाख शेयर पुट में है। 16,700 ऊपर की रुकावट वाला लेवल है। तो हो सकता है हम टाइम पास करके 16,600 16,700 के बीच में टाइम पास करें। ये अभी तक डेटा में दिख रहे हैं। चूंकि डेटा आज मंथली सीरीज की भी शुरुआत है, वीकली सीरीज की भी शुरुआत है, थोड़े कम है दीप, इसलिए वो एग्जैक्टली क्लियर कट मन बनाना मुश्किल हो रहा है। तो लेट्स सी, 16,500 इमीडिएटली सपोर्ट है, 16,600 के ऊपर बंद होने चाहिए, और ऊपर का लेवल 16,850 बता दिया। ये तो बात होगी अब आपकी निफ्टी की। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी डेटा कम है, 36,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा नीचे अभी हम आए जरूर हैं, लेकिन फिर भी 36,000 का लेवल दिख रहा है। 17 लाख शेयर वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, और 37,000 के ऊपर बंद नहीं होंगे, ये भी दिख रहा है। 16 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर भी है। तो 36,000 37,000 दो पिलर दिख रहे हैं। तो अगर आप 36,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो ठीक है, और 36,700 के ऊपर बंद होते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं, आज का हाई भी 36,700 के आसपास है, तो उसके ऊपर बंद होते नहीं है। तो फिलहाल ये लेवल्स हैं, वोलेटाइल रह सकते हैं मार्केट। देखो थोड़ी नीचे भी आ रहे हैं, और नीचे आने की शायद वजह हो सकती है कि वापस से डाउ फ्यूचर नहीं 350 नीचे। अब ये रह गई, बंद होते होते कुछ लोग हैं जो अपनी पोजीशन कम करने के बारे में भी सोचेंगे। करेक्ट, वो हो ही सकता है कि भाई अच्छी तेजी है, वापस वीकेंड को। हाँ, तो ये सब चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाए। अभी 100 पॉइंट के मूवमेंट को आप 25 पॉइंट की तरह ही देखो। जैसे नॉर्मल दिनों में निफ्टी 20-25 पॉइंट कैसे ऊपर नीचे होता है, वो आप 100 पॉइंट का मान के चलो। 100 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ मतलब 20-25 ही हुआ आज के टाइम में। ये आपको एडजस्टमेंट, नॉर्मल डे में 200 पॉइंट का मूव नहीं होता, अभी 800 पॉइंट होता है। करेक्ट। सो जितना नॉर्मल डेज में मूव होता है उसका 4 गुना गिन लो, और अगर जितना बड़ा मूव हो रहा है उसका 25% कर लो, तो आपको पता चल जाएगा आप नॉर्मल ट्रेड में हो। लाइफ में एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे दीप, मतलब इस तरह की हालत है। सो बस चलने दीजिए, ठीक है। नई फ्रेश अपने कुछ नहीं करना, 1-2 दिन और रुक जाओ। जब मंदी में भी हम ये कह रहे थे नहीं करना, तेजी में भी करेंगे। फिलहाल शांति से बैठिए, है उसको संभालिए बस। ओके सर, तो ये है आपके लिए इस समय का बड़ा अपडेट। आइए कुछ और स्टॉक्स और खबरें जहां पर हमको करना है फोकस। पर उससे पहले बाय द वे सर, जो आप बात कर रहे थे, थोड़ा एक्शन जो बाजार में दिखा है, कुछ और भी खबरें आ रही हैं रशिया यूक्रेन को लेकर, थोड़ी अनकन्फर्म्ड है। तो जैसी कंफर्म होंगी हम इस पर अपडेट्स भी लाएंगे। पर अब तक जितने कंफर्म्ड वेरीफाइड अपडेट्स आ चुके हैं इस विवाद में, उस पर अपडेट लेकर तैयार हैं कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए क्या हुआ है अब तक। देखिए, सबसे पहले ऑनग्राउंड सिचुएशन बता देता हूँ यूक्रेन में किस तरह से होती हुई दिख रही है। यहाँ पर रूसी सेना जो है वो कीव के ओबलन जिले में अब शामिल हो चुकी है। इसके पहले हमने आपको अपडेट बताया था कि राजधानी कीव
में से महज 10 किलोमीटर दूर है रूसी सेना, और अब यहाँ पर वो एंटर कर गई हैं। इनफैक्ट कीव में आज सुबह जो है हमें बम धमाके भी होते हुए दिखे थे। AFP के हवाले से एक खबर आई थी, और कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल सिचुएशन है अब रशिया के पक्ष में होती हुई जा रही है, जो हम देख रहे हैं सुबह से। अब आप देखिए स्टेटमेंट्स काफ़ी सारे आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जो मेंबर्स हैं US कांग्रेस के, उन्होंने आज सुबह ये स्टेटमेंट दिया था कि यूक्रेन को आर्थिक मदद दे सकता है अमेरिका। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट US कांग्रेस की तरफ से आता हुआ दिखा था, और ये हो सकता है ये एज सुन एज नेक्स्ट वीक भी अनाउंस होता हुआ नजर आए। यूक्रेन से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का ये बयान है कि रूस को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंध अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया हुआ है, और साथ ही यूक्रेन ने जो सेंट्रल बैंक है उनको आदेश दिया है कि यहाँ पर रूस में जो मौजूदा कंपनियां हैं उनके भुगतान पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। तो ये एक एक्शन जो है यूक्रेन सरकार की तरफ से लिया गया है। और अंत में EU का स्टेटमेंट भी है इस पर, जहाँ पर जो फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि EU चाहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से रूस को अलग कर दिया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी आता हुआ दिखा है EU की मांग को लेकर। और आज शाम को तो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है, तो उस पर क्या निकल कर आता है वो देखना पड़ेगा। नेटो की भी बैठक होने वाली है, बाइडेन साहब क्या कुछ नया कहते हैं या नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स रहेंगे। तो चलिए, पूरे दुनिया की नज़र, हमारे बाजार की नज़र, हम सब की नज़र इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर पड़ी हुई है, और वहीं पर हम आपके लिए जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे आपको ये बताते भी रहेंगे। आइए तब तक कहाँ पर हो रहा है बाजार में एक्शन, एक दो और काउंटर्स जहाँ पर आपको मूव दिख रही है वो देख लेते हैं। डिवीज लैब बंसी जी 4100 के ऊपर गया है और डेज हाई पर डिवीज ट्रेड करते हुए दिख रहा है इस समय, जरा राय दें सर इस चार्ट पर। बिल्कुल दीपांशु, 4100 के ऊपर गया है, नीचे में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, बट इस अपमूव का जो टारगेट बैठता है ऊपर में 4125 4130 का बैठता है। तो नई खरीदारी की राय नहीं है, जिन्होंने ले रखा है वो बने रहे, ऊपर में 4125 के अराउंड मुनाफा बांधने की राय होगी आपके लिए। डिवीज लैब जहां पर आपको रखनी है नजर, देखते हैं इस पर कैसा एक्शन रहेगा। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप के लिए। बताएं सिमी जी। जो मार्केट हल्का सा ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग अट्रैक्ट कर रहा है, तो एक बार इस सेल कॉल चूज कर रहे हैं। एक सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें एक वीक स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। ये स्टॉक मुझे लगता है कि 52 वीक लो के आसपास ही जा रहा है, और वापस से ये 52 वीक लो बनाने के लिए नीचे ही जाएगा। तो करंट लेवल पर सेल करने का सलाह होगा। 2 से ₹2.5 का स्टॉप लॉस 146 के आसपास है। कैश में मैं कैश का ही लेवल दे रही हूँ, 148 148.50 यही होगा इसका स्टॉप लॉस, और टारगेट होगा 140 का पहला टारगेट और दूसरा होगा 138। तो ये 140 138 ये दो टारगेट्स के लिए M&M फाइनेंस को सेल करके चलेंगे। स्टॉक में मुझे लगता है कि पूरा सेक्टर जब थोड़ा बहुत मार्केट पूरा रिकवर किया है, स्टॉक भी रिकवर किया है, पर कल का हाई क्रॉस नहीं किया। आज भी कल का लो, मतलब ओपनिंग जो लो था वो ब्रीच करने के लिए जा रहा है नीचे। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग इसमें आ सकता है। 52 वीक लो इस बार बनेगा। स्टॉप लॉस इतना छोटा 146, खाली 50 पैसे ऊपर बस, क्योंकि टारगेट्स भी मैंने छोटा ही दिया है अनिल जी। ये जो स्टॉक मैंने दिया ये आज ही के आज अगर होगा तो करेंगे, नहीं तो लॉस प्रॉफिट होके निकल जाएंगे, क्योंकि स्टॉप भी छोटा है, टारगेट्स भी छोटा है। 144 का पहला टारगेट और 140 का पहला टारगेट, 138 का दूसरा टारगेट है। ओके, बेच क्यों रही? लेकिन आप तो कभी बेचती नहीं है सिमी जी। जी नहीं अनिल जी, आप ग्लोबल मार्केट्स के चक्कर में इतना फंसे हुए हैं कि अभी ख्याल भी नहीं कर रहे हैं। मैं इंड्यूस्ड इफेक्ट कितना काम कर गया। आशु जी आज शो पर है, और मैं लास्ट बॉम्बे से मिल के आने के बाद मैंने कई कॉल में मैंने सेल कॉल दिया था, उसमें कई बार अच्छा प्रॉफिट भी मिल गया। एक तो सबसे पहले मैंने सेल कॉल दिया था इंडिया बुल्स हाउसिंग में, 200 के आसपास दिया था, वो उसका क्या हिस्ट्री होगा वो तो देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने कई बार JSW स्टील में भी, मैंने जिस दिन मार्केट गिरा था उस दिन पहले JSW स्टील में भी सेल दिया था, वो भी काम कर गया था। कई बार टाटा पावर में भी मैंने सेल दिया है। मैंने कभी मुझे भी लगता है कि एक आध बार सेल करके दिखना चाहिए। उस दिन JSW स्टील में दिया लास्ट डे।
बहुत आशु जी का बड़ा असर आया है आप पे। एक ही बजट साथ में किया है, एक ही बार मिले हैं। अनिल जी यहाँ पे मेरा और एक बात है, मैं बताना चाहूंगी। हाँ तो क्या ये सब चीज, एक मिनट, ये सब चीज एक मिनट, अरे सिमी जी हमारी भी कभी सुना कीजिए, थोड़ा रुकिए। ये सब चीज आपको आशु जी से मिलने के बाद, पहले आपके चार्ट में नहीं आता था, पहले चार्ट कोई दूसरा देखते थे, आशु जी से कोई नया सॉफ्टवेयर लिया आपने? नहीं, पहले मैं जो भी जिसमें भी बाई आता था, हाँ? उसमें मैं फोकस करती थी। अच्छा? अगर 5000 स्टॉक है, उसमें अगर मतलब 4000 में भी बाइंग होता है या 4 स्टॉक में भी बाइंग आता है, वही मैं देख के वही दे देती थी। हाँ? आशु जी को देखने के बाद मैंने तो सेल कॉल देना चालू किया है, और यहाँ पे उल्टा भी हुआ है। जब से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आए, आशु जी खराब मार्केट में भी कह रहा है कि इस मार्केट में सेल नहीं कर सकते। चलो बढ़िया, यहाँ पे बाइंग होना चाहिए। ये बात लगातार ट्रेडिंग सेशन से आशु जी बाइंग का ही सजेशन ज्यादा से ज्यादा दिए हैं। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा मेरा इन्वेस्टमेंट भी किया है, एक तरफ नहीं हुआ है, दोनों तरफ ही हो रहा है। आप बात कीजिए, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, आप एकदम सही कह रहे हैं। आपके बजट के बाद आशु जी के सेल कॉल कम हो गए। कृपया करके रोल रिवर्सल न करें, अपने अपने ओरिजिनल रोल में बना रहे। जी आशु जी। अनिल जी, मैं ये सिमी जी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और इन्होंने बहुत अच्छी सेल कॉल्स दी हैं पिछले दिनों में, JSW स्टील, टाटा पावर। और अनिल जी, मेरा जो एक एक्सपेक्टेशन होता है जेन्युइनली यही होता है कि इफ समबडी हैज ए स्पेशल स्किल चार्ट्स देखने की, तो वो एक तरफ कैसे दिखता है, दूसरी तरफ क्यों नहीं दिखता। तो आई थिंक सिमी जी ने उस चीज को बहुत सीरियसली लिया है, और मेरा कहना है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं होता। व्हेन शी हैज दैट स्किल, तो हमें तो दोनों तरफ यूज करनी चाहिए। व्हाई शुड वी बी डिप्राइव्ड ऑफ। और अनिल जी, सेलिंग तो बहुत जरूरी है। अनिल जी, नेक्स्ट वीक गोवा में कार्निवल हो रहा है, वहां पे मैं स्पीकर हूँ, और अनिल जी मेरा जो सब्जेक्ट है, अनिल जी वो सब्जेक्ट भी मतलब यही है कि व्हाई डू पीपल लूज मोर मनी इन बुल मार्केट। तो अनिल जी ये कि मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, कभी मौका हुआ तो मैं आपके साथ भी और दर्शकों के साथ भी शेयर करूंगा। बुल मार्केट में अनिल जी जो कल हुआ, जो पहले हुआ, और जो बजट की जो ओवरबॉट सिचुएशन थी अनिल जी, और जो पिछले दिनों से चल रहा है, जो बार बार बोल रहा हूँ, बुल मार्केट में अनिल जी ज्यादा लॉसेज होते हैं लोगों को, और ये मैं ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ प्रूव कर सकता हूँ। तो अनिल जी जो, और मेरा साथ देने के लिए जो सिमी जी जो खड़ी हो गई है, अब बहुत मजा आता है, और बहुत अच्छी सेल कॉल्स दी है सिमी जी ने। हम इस बात में खुश हैं कि अगर सिमी जी 2-4 शॉर्ट कॉल दे भी दें और उनका असर आप पे आ जाए और आप बाय कॉल देना चालू कर दें, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वो ज़्यादा हमारे रिलीफ वाली बात है। तो इसलिए हमें ये चलेगा, जो बदलाव हो रहे अच्छे के लिए हो रहे, बढ़िया हो रहे। आइए मुलाकात करते हैं बसीन साहब से। वक्त है 2:45 का। सर नमस्कार, स्वागत है। टिके हुए तो हैं आज सब कुछ, देखिए सुबह से मजबूती अभी तक तो मेंटेन करके रखी हुई है, वीकेंड सेशन है, फिर भी बताएं सर एक बार आउटलुक और अपडेट भी। अनिल जी देखिए, वॉलेटिलिटी मेरे हिसाब से आज से सीज हो जानी चाहिए, और मंडे से वी शुड सी अ फर्म ट्रेंड टू द अपसाइड। अगले 10 दिन मार्च के कैन बी वेरी वेरी बुलिश। मैं उस कारण से आपको पहले भी कहा था 27-28 से मार्केट मेरे हिसाब से घूम जाएगी। और मैं ये फिर दोहराता हूँ, ये कल जो था एक 6 सिग्मा इवेंट था, उसको रोज मत सोचिए, और अगर अच्छे शेयर लेने की चेष्टा करनी है तो डोंट वेट फॉर दोज लोज, ट्राई एंड मेक अ पोर्टफोलियो नाउ। इफ यू गेट अनदर डिप यू कैन मे बी बाय दैट, बट आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू ब्रेक ऑन द अपसाइड, और इस कारण से आई हैव अ बायस टुवर्ड्स द अपसाइड। अब से अपडेट भी दे दूं आपको, भारत फोर्ज, नौकरी और BHEL का था, कांस्टेंट हूं, ये शेयर आउट परफॉर्म करेंगे। अब 2 नहीं 3 आइडियाज हैं, शेयर बढ़ चुके हैं, आप देख रहे हैं आज 6-7% हाई बीटा है, लेकिन मैं रियल एस्टेट में बहुत बुलिश हूं, और तीनों नाम रियल एस्टेट से हैं। अरे तीनों रियल एस्टेट? बिल्कुल अनिल जी, अगर मैं करेक्ट रहा तो मार्च का महीना सिर्फ रियल एस्टेट के लिए ही रहेगा। क्या बात है। दिल्ली में पाबंदियां हट गई, बॉम्बे में पाबंदियां हट गई, रियल एस्टेट की बिकली DLF कह रहा है मेरे पे कोई जगह नहीं रह रही। तो अगर आपको थोड़ा सा आगे और प्लस मेरे से उसमें कोई रशिया और यूक्रेन भी नहीं है जो अब 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब ओमिक्रॉन तो चले ही गया, तो अब इंडिया सेंट्रिक चीज देखिए ना, जहाँ जमीन है, जहाँ सोना है, जहाँ शेयर बाजार है, वहाँ वेल्थ भी है जी। तो DLF खरीदना है पहला, राइट?
बिल्कुल। तो देखिए अब ये आसान नहीं है अनिल जी, अब आप लेकिन ये सोचोगे 320 पे 344 पे ले रहा हूं, तो ये भी सोच लो 430 था, 344 पे लीजिए, 334 का स्टॉप लॉस है, लेकिन 375 का टारगेट, दिस इज व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट वीक। फिर गोदरेज प्रॉपर्टी 1465 में लीजिए, 1420 का स्टॉप लॉस, 1610 का टारगेट। और PEL पिरामल एंटरप्राइजेज 2055 में लीजिए, 1985 का स्टॉप लॉस, 2275। स्टॉप लॉस इसलिए है अनिल जी क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। फिर आप मेरे को ट्रोल करते हैं कि वो मेरे बस का नहीं है क्योंकि ये, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आपको 5% 7% अपसाइड मिलना चाहिए। DLF इज 9%, यहां से 10% की चाल दिखती है मुझे। ये है 3 स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय भसीन साहब की तरफ से, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और साथ ही PEL 1985 2275। ये 2 लेवल्स हैं। 1985 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 2275 का टारगेट। 3 स्टॉक्स में खरीदारी करने की राय। धन्यवाद सर। सोमवार सुबह फिर अच्छे मूड के साथ 9:45 पर आपसे मुलाकात करने का हमारा समय है फिक्स। उस समय आपसे फिर से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ी रिकवरी बाजार में इस वक्त नजर आ रही है। आज का बाजार का मूड सुधारने में एक और चीज़ का योगदान है जो ऐसे वक्त पे आई कि जिसका असर कम पड़ा। अच्छे वक्त पे आती तो सोचो क्या असर पड़ता, और वो थी कि वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए सेबी ने एक राहत देने का फैसला किया। 28 फरवरी से नियमों में हो रहा था बदलाव, अब वो नियम टाल दिए गए। क्या नियम थे, कब लागू हो रहे थे, अब बदलकर कब से लागू होंगे और क्यों इस वजह से इसे अच्छी खबर मानी जाए, वरुण दुबे हैं तैयार बताने के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो ये बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए था। ठीक है। तो होता ये था ना अनिल जी कि जैसे कि आज मैंने 1 करोड़ के कैश के स्टॉक्स फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं लिए। मुझे लगा बोल रहा था मुझे ये ऐसा होता था। आप बन जाओ, मैं आपके अंडर में आ जाता हूँ। लेकिन देखो आदमी की सोच देखो, 1 करोड़, हाँ 1 लाख भी नहीं हुआ। मैं तो सवाल भी पूछता हूँ रोज सुबह, फर्ज करो मेरे पास 100 रुपए कितने डालूं? मान गए भाई, ऐसे ही आदमी बड़ा बनता है, सोच बड़ी होनी चाहिए। क्या करें जी, करोड़ का क्या आदत हो गई 1 करोड़ की। नतीजों का विश्लेषण ज्यादा करते हैं इस वजह से। ठीक है बताइए। हाँ तो अनिल जी समझिए 1 करोड़ के शेयर्स लिए, तो उसके ऊपर आप अगर वायदा कारोबार में पोजीशन लेना चाहते थे तो उसके लिए आप अपने शेयर जो है प्लेज करके पोजीशन लेते थे। अब तक ये चलता था और उसमें आपको कहीं ना कहीं जो ओवरऑल मार्जिन मिल जाते थे वो करीब 70-80% के आसपास के मिल जाते थे। लेकिन आपको याद होगा कार्वी के केस में क्या हुआ था, उसमें काफ़ी सारे क्लाइंट्स के जो शेयर्स थे उनको प्लेज किया गया था, जो लोन को कोलैटरल रखा गया था उसके अगेंस्ट। तो उसके बाद आपने देखा कि क्या हाल हुआ कार्वी का, ओवरऑल सिनेरियो जो है वो आपको याद होगा। उसके बाद सेबी ने कहीं ना कहीं ये रूल को निकाला कि अब जो क्लियरिंग और ट्रेडिंग मेंबर होंगे वो अपने क्लाइंट्स का सेगमेंट वाइज और एसेट वाइज ब्रेकअप जो है उसको देंगे, और अगर आपको एफएनओ में पोजीशन लेनी है तो आपको 50% कैश का मार्जिन जो है वो रखना अनिवार्य होगा। सेबी दरअसल ये चाहता था कि ओवरऑल रिस्क जो है वो कम हो, इसके लिए सेबी ये नियम को लाना चाहता था। इसके पहले दिसंबर में इस नियम को लागू करने की बात की गई थी, उसको टाला गया, और अब फेब 28 को इसी नियम को लागू करने की बात की गई थी जिसको अब टाला गया, और 2 मई को अब ये लागू होने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट देखिए, वैसे तो ये लागू जो होने वाले थे वो ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर के ऊपर होने वाले थे, यानी कि आपको 50% के आसपास के जो कैश मार्जिन है वो रखने हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इन्होंने अपने क्लाइंट से वसूलना शुरू कर दिया था, क्योंकि क्लियरिंग एंड ट्रेडिंग मेंबर जो है वो तो अपने क्लाइंट से ही वसूलेंगे। अब इसमें वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं था, लेकिन जो ओवरऑल रिटर्न जनरेट कर रहे थे ये जो इन्वेस्टर्स है उस पर फर्क पड़ता था। क्योंकि अगर 1 करोड़ के आपके पास कैश में स्टॉक्स है और आपने उसको कोलैटरल के तौर पे एज ए प्लेज किया है और 70-80% के आसपास के मार्जिन से, तो उसको आप एफएनओ में यूज़ करते थे और रिटर्न जनरेट करते थे। अब अगर ऐसा होता तो 50% के आसपास आपको कैश रखना पड़ता और बाकी 50% से आपको रिटर्न जनरेट करना पड़ता, यानी कि अपने कैश को आपको या तो एज अ एफडी या फिर एज अ पैसा जो है वो रखना पड़ता और उसके बाद आप रिटर्न जनरेट करते। तो ओवरऑल जो रिटर्न जनरेट किया जाता था उसमें कमी आ जाती, और ये एक दिक्कत की बात थी। और जाहिर सी बात है अगर 50% मार्जिन रखना हो और बड़ी पोजीशन लेना हो तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो है वो पीछे भी हट सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है काफ़ी सारे क्लियरिंग ट्रेडिंग मेंबर्स और इन्वेस्टर्स को भी हुआ है, खासकर एफएनओ सेगमेंट पे। ओके, तो ये वायदा कारोबार के सेगमेंट पर स्पेशली जो हमारे आशु सर के जैसे जो क्लाइंट्स हैं जो 1 कॉल खरीद के 2 बेचते हैं, जिनको ज़्यादा मार्जिन लगता है, आशु सर बड़ी रिलीफ की बात है ये। अनिल जी टेम्परेरी रिलीफ तो डेफिनेटली है, पर वो 2 महीने का ही है, तो आगे पीछे करके जो तलवार अटकी है तो होनी तो है ही। तो इससे अनिल जी कॉस्ट ऑफ ट्रेड बढ़ जाएगा क्लाइंट के लिए, जो स्टॉक्स के पास सिर्फ स्टॉक्स होते हैं। तो आपको कब तक चाहिए? 2 महीने से ज्यादा चाहिए आपको? कब तक चाहिए?
नहीं चाहिए तो अनिल जी या तो हो या तो नहीं, अब 2 महीने में क्या फर्क पड़ जाएगा, जब लगना है तो लगना ही है। लेकिन अनिल जी इससे ये चीज है कि क्या था कि बहुत सारे ब्रोकर्स वो मतलब जिनके पास कैश था उनको बेनिफिट होता था, तो थोड़ी पैरिटी लाने की भी कोशिश है और रिस्क मिटिगेशन मेजर भी है कि किसी और का यूज ना हो पाए। जो कार्वी का एग्जांपल दिया बिल्कुल ठीक है वो। तो चलिए ये 2 महीने के रिलीफ अच्छा हुआ 2 महीने। मैं तो अभी क्या मेरे दिमाग में फरवरी से मई तो पूरा फरवरी मैंने इधर गिन लिया, पूरा मई उधर गिन लिया, तो मैं तो 4-5 महीने का आराम है। थोट प्रोसेस ऐसी होती है ना, फरवरी के अंत में मई की शुरुआत है, फरवरी में 2 दिन बचे, मई के 2 दिन बाद लग जाएगा, तो ऐसा लगता है 4 महीने। वैसे 2 बार डिफर हो चुका है, ये भी एक बात है, तो इस बार होना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक बात है। चलिए तो ये है आपके लिए ये पूरे के पूरे माफ़ कीजिएगा, पूरे के पूरे नियम जो लागू होने थे, अब थोड़े से इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इनको इन नियमों को लागू होने के पहले थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। आइए एनबीसीसी पे हमारी चर्चा हुई कि नहीं हुई आज? सुमित जी से हुई। तो ये वो दिल्ली के रेस्ट्रिक्शन हटने का असर है कि जब आज दिल्ली सरकार कह रही है ना कि तो एनबीसीसी का तो बिजनेस ज्यादा था दिल्ली में है। और तो क्या रीजन हो सकता है इतना भागने का? आज डीएलएफ भी देखो 8-8.5%, तो मेरे ख्याल से दिल्ली से जुड़े हुए स्टॉक्स में थोड़ा सा एक्शन है। जो आशुतोष खबरें ये आ रही है कि भाई अब दिल्ली में कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन हटाने की तैयारी में है, क्या असर देखते हैं सर इसका? अनिल जी देखिए, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन हटने से कोई रियल एस्टेट में तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना मैं कह सकता हूँ कि अनिल जी, वो क्योंकि बाजार बहुत करेक्ट हुआ है, रियल एस्टेट स्टॉक्स भी करेक्ट हुए हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स तो वैसे ही अच्छे लगते थे, तो अनिल जी करेक्ट होने के बाद तो बहुत अच्छे लगते हैं। जबकि डीएलएफ भी अनिल जी देखिए, अनिल जी आप एक चीज को मान के चलिए, ये जो कल हुआ है अनिल जी, इसमें यूक्रेन और ये एक ट्रिगर था, चाहे इसको मैं कोई बड़ा इवेंट बोल दूं या सबसे पहले एक चीज बहुत अच्छी आपने बोली थी अनिल जी, जो परसों या कल आप जब चर्चा कर रहे थे तो आपने बहुत ही कैंडिड और ऑनेस्ट बात बोल रहे थे। आप जब दीपांशु से बात कर रहे थे कि ये कोई अननोन नहीं था दीपांशु, ये हम ना रोज देखते थे होगा, हो रहा है, और कहीं हम इसको पढ़ नहीं पाए, वो या मतलब कहीं उस तरह से नहीं पढ़ पाए जिस तरह से पढ़ना चाहिए था कि इतना नीजक रिएक्शन आ सकता था। अनिल जी उस रिएक्शन का कारण ही था बजट एक्सपायरी, जो मैं पिछली 4 बार बोल चुका हूं, बजट एक्सपायरी, वो ईवी थीम, जो ये मैनिया थीम्स हो जाते हैं ना अनिल जी, कि हाउसिंग के लिए आएगा, रियल एस्टेट के लिए आएगा, ईवीज के लिए आएगा, ये आएगा। अनिल जी मैं आपको एक चीज और 2 मिनट लूंगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं अनिल जी। 5 साल का जो लॉन्ग शॉर्ट का एवरेज डेटा है ना, मतलब एवरी 3.5 फ्यूचर लॉन्ग टू 1 फ्यूचर शॉर्ट चलता है, 5 साल की एवरेज। ये एवरेज अब चल रही है कोविड के बाद 6.5 to 1, मतलब जो 3.5 लॉन्ग और 1 शॉर्ट होता था, अब वो 6.5 लॉन्ग और 1 शॉर्ट है। और अनिल जी बजट वाले दिन, बजट के बाद ये था 10:1, मतलब इस हद तक लॉन्ग था अनिल जी। तो बजट की जो गिरावट तो होनी थी, यूक्रेन और उसने तो ट्रिगर दे दिया। अब आज अगर वो ट्रिगर नहीं अनिल जी, अब एक्सपायरी खत्म हो गई, पोजीशन नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट नहीं, खत्म हो जाएगा, तो यूक्रेन भी कुछ नहीं कर पाएगा हमारे को। लेकिन हम उसको झुटला रहे थे, बट मेरा फियर सबसे ज्यादा एक्सपायरी को लेकर था, क्योंकि जो मैं बार बार एक वर्ड यूज करता था, गले तक मार भरा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम है अनिल जी। बाकी कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। लेकिन अनिल जी जो फेयर वैल्यू है मार्केट की वो 15,500 है, आगे पीछे करके अभी भी आ सकता है। बाजार कोई बहाना चाहिए था आने के लिए, कोई यूक्रेन वाला रीजन नहीं था। इट वाज प्योरली ओवरबॉट, ओवर कन्फर्टिंग जोन के अंदर है, ये ले लो वो ले लो, 19,000 22,000, यानी जी इतनी पॉजिटिव नॉइज और मतलब इतनी ओवरबॉट सोल्यूशन। तो ऐसे में जी कोई छोटी सी भी चिंगारी है ना, वो आग का काम करती है, जो कि कल यूक्रेन ने किया। वो चिंगारी नहीं थी, वो तो वैसे थोड़ी आगी है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई भी रीजन बन सकता था, जो बनाया उसका रीजन ये है। तो इसलिए अनिल जी वो रियल एस्टेट भी क्या और वो क्या, जब चलेंगे तो ये देखना आईटी, रियल एस्टेट, ये सारे के सारे वापस घूमने लग जाएंगे। बट यस, कुछ लोग कुछ चीजें हैं जो आउट परफॉर्म कर सकती हैं, बट रियल एस्टेट, डीएलएफ एंड पर्टिकुलरली दिल्ली रियल एस्टेट हैज नथिंग टू डू विद द लॉकडाउन। ओके, तो ठीक बात है। वैसे तो क्या आप बोल रहे हैं बहुत गले गले तक, जब लिया था तब तो लोगों के गले गले तक नहीं था, बाद में 2-3 दिन में बाद में बहुत गले गले तक आ गया। पहले तो जब लिया था तब तो ऐसा लगा कि ठीक है मैनेजेबल है, लेकिन जिस हिसाब से गिरा गले तक नहीं, नाक तक, नाक के भी ऊपर। क्या करें, ऐसा ही है भाई, दुनिया ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन वाला है। आशीष जी को ये वाली खबर भी पसंद नहीं आ रही, दिल्ली वाली भी। सर अब आपके लिए कौन सी अच्छी खबर लाएं, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोचा जाए। ये खबर कैसी है कुणाल जी सामने देखिए इधर। हाँ, ये खबर कैसी है कि यूक्रेन में कुल मिला के 4.5 करोड़ लोग रहते हैं। ऐसा पॉपुलेशन कितनी, जरा देखना, चेक करना। और हमारे यहाँ 8 करोड़ डीमेट अकाउंट है। 4.5 करोड़। 4.5 करोड़।
उसके बाद भी हमारा डर कम नहीं है। उनके जितने सिटीजन्स हैं उनसे डबल हमारे पास डीमेट अकाउंट है। बताइए जी। बिल्कुल अनिल जी, देखिए वैसे देखिए तो अनिल जी यूक्रेन बहुत छोटा है, लेकिन अनिल जी और यूक्रेन से ज्यादा चिंता यूक्रेन की अनिल जी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे अनिल जी कल जो बाइडेन ने कहा कि आप हमारी प्रार्थनाओं में शामिल हैं, तो अनिल जी जितनी प्रार्थना यूक्रेन के लिए भारत के लोग कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कहीं और कर रहे होंगे, और खासतौर से भारत के इन्वेस्टर्स, उसमें कोई डाउट ही नहीं। बट इन एनी केस खैर ठीक है, वो तो खैर अपने विशेष रूप से हाँ पोर्टफोलियो वाली बात तो अपनी जगह है, लेकिन दुनिया भर में कहीं भी लड़ाई झगड़े क्यों होने भी नहीं चाहिए। तो आज बहुत सारे लोग हमें पूछ भी रहते अरे अचानक से क्या हुआ, आप तो सैटरडे के दिन टी शर्ट पहनते। आज मैं सोचा कि व्हाइट कलर पहना जाए, पीस वाला। तो आज हम एकदम लाइट और वाइट कलर में आए तो थोड़ा अच्छा फील होता है, ये शांति का रंग है, तो इसलिए हमने आज सैटरडे के दिन थोड़ा सा बदलाव किया है। माफ़ कीजिएगा, फ्राइडे सैटरडे बोल दिया मैं, हो सकता है मैं अभी से सैटरडे के मूड में हूँ, तो इसलिए फीलिंग सैटरडे वाली होगी। आगे का सवाल अब आप पूछो, मैं सैटरडे मूड में हूँ। मैं भी आ जाऊँ। ऐसा मत करना, आशु जी पूरा शो चुरा के आगे बढ़ जाएंगे, हम देखते रहेंगे। कुणाल जी हाथ खड़ा कर, कुणाल जी बिल्कुल। अनिल जी एक बार रशियन मार्केट भी दिखाइए अनिल जी। हाँ 25% ऊपर हैं, अभी और बढ़ गए हो तो देख लेते जल्दी से। बहुत बढ़िया, जनता की बेहद मांग पर वो आता था ना विविध भारती में कि नोएडा से हमारे मित्र कुणाल जी और राकेश जी जानना चाहते हैं रशियन बाजारों के बारे में। 18% ऊपर है आरटीएस और 13% ऊपर है रशिया का दूसरा इंडेक्स मोइट्स। तो ये है 13 और 18% ऊपर है। कुणाल जी दर्शन कर लीजिए रशिया के मार्केट के, डबल डिजिट में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आशु सर भी कुछ कहना चाहते हैं इसमें। जी सर। अनिल जी वो मैं सुबह वाली बात याद कर रहा था जो कुणाल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा अनिल जी। आपकी जो मतलब एंकर कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल एक टॉप इंटरनेशनल लेवल की है और आपको इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए। और अनिल जी अगर आप इंटरनेशनल के बनेंगे तभी तो हमारा रास्ता खुलेगा यहाँ के लिए। तो मैं कुणाल जी के बिल्कुल साथ हूँ, मतलब आपने जिस तरह से कवरेज की है अनबिलीवेबल। अब ठीक है, अब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। पहले हमें डर ये था कि हमें नीचे गिरा कि आप आगे न बढ़ जाए, इसलिए हम थोड़े रेजिस्टेंस कर रहे थे। आप हमें बढ़ाएं और आप भी साथ में बढ़े, इसमें हम पूरी तरह से पूरा सपोर्ट है। लेकिन दीप साथ में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ है ना। तो चलिए स्वागत है आपका हमारे क्लब में, बिल्कुल आ जाइए सर। आइए, तब तक आ चुके हैं हमारे साथ आशीष, और आशीष कुछ बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टॉक आपके लिए लेकर आए। और इस स्टॉक में बड़ा एक इंटरेस्टिंग कोरिलेशन है। देखिए कोविड के वक्त है ना, मार्च 2020 में 7,500 की निफ्टी हुई थी, ठीक है। उसके बाद निफ्टी हो गई 18,500 की, करेक्ट। अब हम 16,500 राउंड फिगर में है, ठीक है। तब भी 7,500 से 16,500 दुगने से ज़्यादा है हम निफ्टी पे, जो मार्च 2020 में थे। अब मैं आपको बता दूं, ये तो निफ्टी की बात हो, लेकिन ढेर सारे ऐसे शेयर हैं अभी भी जो उस वक्त, कब 7,500 की निफ्टी में मार्च 2020 में जिस लेवल पर पहुंचे थे, सबकी धुलाई हुई थी, पिटाई हुई थी, जोर से हुई थी, सबको पता है, वो अभी भी उन्हीं लेवल पर है। सोचो इंडेक्स कहाँ से कहाँ आ गया, वो भी करेक्ट होने के बाद अब 16,500 पे, फिर भी ये टस के मस नहीं हो रहे हैं, हिल नहीं रहे। अब आपके सामने जो हम ये डेटा पॉइंट लेकर आ रहे हैं, रिसर्च लेकर आ रहे हैं, ये रिसर्च इंटरेस्टिंग है। किस हिसाब से इंटरेस्टिंग है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्या इनमें कोई ऐसे स्टॉक हैं जो वाकई में फंडामेंटली अच्छे हैं और नहीं बढ़े, या फिर ये ऐसा स्टॉक हैं जो फंडामेंटल्स इनके खराब हो चुके हैं और इसलिए बढ़ ही नहीं पा रहे मार्केट के मूड के साथ में। तो पहले ये शेयर जान लीजिए। आशीष हमारे साथ तैयार है ये बेहतरीन और एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर। और हम आपको बता दें कि जब ये सारा मूड माहौल ख़राब है, दुनिया भर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, युद्ध हो रहा है, तो हमारी टीम बैठकर टाइम पास नहीं करती। खाली ये नहीं कि कौन सी खबर कहाँ आ रही है, इधर उधर इन डेप्थ रिसर्च में लगे रहते हैं। कुछ न कुछ अंदर से ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालें, ऐसे डेटा निकालें जो आपके काम आ सके। तो आशीष बताइए क्या क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं। सर पहले तो बताऊंगा कि 24 मार्च 2020 को जो है निफ्टी ने 7,511 का जो निचला स्तर छुआ था, वहां से 18,604 की जो जर्नी है वो देखने को मिली। वी शेप रिकवरी आई थी, करीब करीब 147% जो बाजार चले थे। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स, लंबी सूची ऐसे जो अभी भी अगर आप देखें तो जो अपने कोविड लोज हैं इसके आसपास ही चल रहे हैं। लंबी लिस्ट है, इसमें से कुछ स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं।
सबसे पहला नाम आता है, हैरत की बात है इतनी बढ़िया कंपनी MGL, फिर भी अगर आप देखें तो इसका जो कोविड लो है करीब 664 के आसपास है, 712 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, यानी केवल अपने कोविड लो से 7% ही ऊपर चल रहा है। स्पंदना स्फूर्ति यहाँ पर थोड़ी बहुत मैनेजमेंट की तरफ से दिक्कतें हुई थी, बोर्ड खाली चल रहा था इनका, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 331 का लो 362 की जो है अभी फिलहाल क्लोजिंग है, यानी अपने कोविड लो से केवल 9% ऊपर है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो करीब कोविड लो से 11% ही ऊपर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो धानी सर्विसेज यहाँ पर भी, क्योंकि कई तरीके की खबरें आ रही हैं फिलहाल, जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो है स्टॉक की जमकर पिटाई हुई है, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो कोविड लो से करीब 16% दूर है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी देखिए सर कंपनी फंडामेंटल्स तो काफ़ी शानदार है, लेकिन कुछ थोड़े से विवाद हुए थे, इसके बाद स्टॉक में रिकवरी आई, लेकिन देखिए कोविड का लो है इसका 125 का, करीब करीब 150 के आसपास चल रहा है, 19-20% की रिकवरी यहाँ से भी आई है, लेकिन कोविड लो के करीब ही देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक है सर कैस्ट्रॉल, इसके फंडामेंटल्स और रेशियोज अगर आप देखेंगे तो आपको ये कंपनी बहुत बढ़िया लगेगी, लेकिन अब 90 का जो है इसका कोविड लो है, 108 भाव चल रहा है, यानी केवल 20% की जो रिकवरी है यहाँ पर आपको देखने को मिली है। लेकिन सर है ना कुछ पॉइंटर्स भी हमने देखे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो MGL में गिरावट इसके हो रही है कि इसके मार्जिन गिर रहे हैं, और लगातार अगर आप देखें तो जो गैस की कीमतों में जो बढ़त देखने को मिल रही है कंपनी के लिए नेगेटिव होता है, तो इसके चलते भी हो सकता है कि कंपनी की जो है जमकर पिटाई हो रही है। कैस्ट्रॉल में सर CV साइकिल बिल्कुल पूरी तरीके से देखें तो पिकअप नहीं कर रही है, सेक्टर में स्लो डाउन है, और साथ में जो एक EV का शिफ्ट हो रहा है उसके चलते भी लोग मान रहे हैं कि आगे जाकर जो लुब्रिकेशन की डिमांड है इसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। सिटी यूनियन बैंक भी सर एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, अभी भी कोविड लोस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर जो इनका MSME सेगमेंट है यहाँ पर कलेक्शन एफिशिएंसी पर बाजार नजर लगाकर चल रहा है, और साथ में जो इनका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है यहाँ पर यील्ड कम है, इसके चलते भी देखें तो स्टॉक ने जो है रिटर्न नहीं दिए सर। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब भी कोविड लोस के आसपास हैं, एग्जैक्टली तो नहीं है, 15-20% की रेंज में 20% का फिल्टर सर हमने लगाया सर। लेकिन एक और बात है कि बोलो सर, कोविड लोज अगर क्रैक हो गए तो ये स्टॉक में सर बड़ी गिरावट आ जाएगी फिर। अच्छा अगर सर मतलब और खराब हो जाएंगे, और खराब हो जाएंगे सर। जैसे अगर 7,500 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया तो बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। हाँ सर। हाँ क्या 7,500 किधर है? हाँ अभी 16.5 पे, पिछली बार कब देखा था निफ्टी का लेवल? सर रोज देखता हूँ, अभी देख रहा हूँ। नहीं, लेकिन वो निफ्टी की बात है। स्टॉक्स में जरूरी है, इसमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके फंडामेंटल्स वाकई में थोड़े कमजोर हुए हैं, वहाँ लोगों का भरोसा कम हो रहा है, बट बाकी जगह अभी भी एक्शन है। तो ज़्यादातर इस लिस्ट में NBFCs काफ़ी हैं जो अभी भी बैंक या NBFC, स्पंदना, जेम और कौन सा है एक सिटी यूनियन बैंक, राइट, धानी सर्विसेज, एक्साइड नहीं NBFC वाली जो बैंक है, एक्साइड तो खैर एक्साइड थोड़ा सरप्राइजिंग है इस लिस्ट में, ये समझ में नहीं आ रहा है एक्साइड क्यों अंडर परफॉर्म करता हुआ, प्रमोटर्स का जो था शायद, हाँ हो सकता है, मे बी पॉसिबल है, और तो कुछ ऐसा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है। महानगर गैस ये स्टॉक अच्छा ही है, लेकिन पता नहीं ये भी चला नहीं कभी भी। एक बार जरा इसके चार्ट्स पर राय ली जाए जरा सुमित जी। MGL ये चार्ट देखिए, क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है या नहीं, दूर रहे? अनिल जी, अभी तो कोई भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टॉक के अंदर फेवरेबल नहीं है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिरावट दिखा रहा है, और पिछले 6 महीने में तो ये स्टॉक ऊपरी लेवल से करीब आप ये समझ लीजिए आधा होने आ चुका है, और अभी भी स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट नहीं मिला है। तो इसके अंदर तेजी बनेगी जब ये स्टॉक एक बार ऊपर में 750 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा। जब तक ये 750 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक इसके अंदर फ्रेश बाय नहीं बनेगा, और नीचे में अगर ये 700 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर और गिरावट आएगी। मुझे पता नहीं यार, तो आपके रिसर्च पे थोड़ा डाउट हो रहा है सर। क्यों ऐसा? ITC नहीं आया इस लिस्ट में? सर ITC स्टेबल है और उतना खराब नहीं है, इसका कोविड लो से तो सर ऊपर ही चल रहा है। हार्ड टू बिलीव। ITC तो कभी बेचारा कहीं गए ही नहीं, हिले ही नहीं, वहीं का वहीं है। तो कोविड लो 150 था, कोविड लो 150 था क्या? अभी 214। ओह माय गॉड, सच ए स्टार परफॉर्मर ITC। कुछ लोग ऐसे ही फालतू में ITC को बदनाम करके बैठे हैं। देखिए कोविड लो से कितना ऊपर है कि नहीं है बंसल जी? देखिए अनिल जी, ऊपर है कोविड लो से, बट एक चीज देखनी चाहिए, जिस तरीके से अभी आशीष बता रहे हैं कि कोविड लोस के आसपास कौन से स्टॉक आ गए हैं, तो अनिल जी ITC वो मरा हुआ हाथी है जो कभी प्री कोविड हाइस के ऊपर नहीं गया। अगर आप फरवरी मार्च 2020 के हाइस देखेंगे तो लगभग 250 रुपए के अराउंड के थे, उनके ऊपर तो कभी ये गया ही नहीं, फ्रैक्शन ऑफ दिनों के लिए गया था, ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था।
तो जिस तरीके से जो स्टॉक कोविड लोस के पास आ रहे हैं वहां डरना चाहिए, तो जो स्टॉक प्री कोविड हाइस के नीचे है उनसे भी दूर रहना चाहिए। आईटीसी उसी कैटेगरी का स्टॉक है, और जिस तरीके से आईटीसी पे सबकी नजर है, ये भी पता नहीं चलेगा अनिल जी कब 200 रुपए के नीचे खिसक जाए, तो थोड़ा संभल के चलना चाहिए यहाँ पर। ये आप आशु जी कैंप में कब से चले गए? वही मैं सोच रहा हूँ, ये कब हुआ? हमें पता ही नहीं चला। व्यू बदल गया आपका बंसल जी, कब से अचानक बिना नोटिस के? अनिल जी जब बजट कैफे में जब बजट कैफे में हमारे कुणाल जी ने भुआ जी बोला था सिमी जी को, तो आशु जी उठ के सिमी जी के पास गए थे। हाँ। उस दिन से ही सिमी जी ने सेल कॉल देनी शुरू करी है। तो अनिल जी मेरी बगल में ही बैठे थे, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो अनिल जी मेरे पे भी आएगा। ओके, चलिए आईटीसी थोड़ा इफेक्ट, चलिए आशु जी का सब पर पड़ रहा है, और सबका थोड़ा थोड़ा आशु जी पे पड़े, जो पड़ रहा है तो वो भी अच्छा है। एक दूसरे की अच्छी अच्छी चीज़ें हम सीख सकते हैं। चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं जो इंटरेस्टिंग है, जहां पर आपके लिए नज़र रखने वाली बात है। इन केस आपको लगता है कि भाई प्री कोविड लेवल के आसपास जो लेवल से लोअर लेवल थे, वहां तक ये स्टॉक उसके आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, थोड़े से ऊपर हैं, ये ध्यान में रखने वाली बात। बिल्कुल सर, थोड़ा अगर हम रेंज बढ़ा देते सर तो आईटीसी भी आ जाता। हमने रेंज रखी थी अप टू 20% ऑफ कोविड लॉस, अगर थोड़ा 35% कर देते तो आईटीसी भी उस लिस्ट में शामिल हो जाता था। पर चलिए मोदी जी के पास चलते हैं, देखते हैं उनका कॉल है बीटीएसटीटी का बिगुल। बताएं मोदी जी। बाय करके चल रहा है कोल इंडिया। ठीक है, कल के सेशन में बड़ा ब्रेकडाउन था और उसके बाद आज वो सारी रिकवरी देखने को मिली है। लास्ट 5 सेशन का जो हाई था वो भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है, सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर चला गया है। बढ़िया वॉल्यूम आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। कल जितने वॉल्यूम के साथ करेक्शन देखने को मिला था उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ आज बाइंग नजर आ रही है। चार्टिकली साउंड है, यहाँ से बढ़िया अपसाइड मूव दिखाएगा। पहला टारगेट यहाँ से बनेगा 169 का, 169 को निकाल दिया, उसके बाद 172 तक के अपसाइड मूव कोल इंडिया में नजर आएंगे। बाय करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 158 का। कोल इंडिया है 169, 169 ये है आपके लिए ऊपर के टारगेट्स, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। उसके बाद 172 भी आ सकता है, उसकी भी तैयारी रखिए। और आपको स्टॉप लॉस लगाना है 158 के आसपास का कोल इंडिया में। ये है आपके लिए स्टॉक जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। कोल इंडिया ये है। मेरे ख्याल से शरद अवस्थी साहब ने कल यहाँ पर पिक ऑफ द डे में खरीदारी करने की राय दी थी 158 के आसपास। उन्होंने भी कहा था कि खरीदारी कर सकते हैं। 169 और 172 ये होंगे आपके लिए 2 टारगेट ऊपर की तरफ के। आखिरी 1 घंटे में डीप कुछ भी बाजार करने के मूड में नहीं हुए, वेट एंड वॉच वाला ही मामला है। 300 सवा 300 वही डाउन नीचे हैं फ्यूचर्स पे, और हमारे बाजार 400 वहीं के वहीं पे ऊपर है। और इस बीच आईटीसी पर विशेष टिप्पणी हमारे आशु सर भी करना चाहते हैं। आशु सर बताएं, मूड बदल गया आपका? अनिल जी मेरी विशेष टिप्पणी नहीं है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बंसल जी इज मैरिड टू मतलब चार्ट्स एंड स्टडी, तो मेरे असर पे उन्होंने 200 के नीचे नहीं बोला, अगर उनको लगा होगा। और अनिल जी मेरे कहने से तो मतलब लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज बंसल जी ने कह दिया कि 200 के नीचे जा सकता है, तो आज बहुत दिल टूटेंगे अनिल जी, आज बहुत दिल टूटेंगे। किसके? हम है ना मजबूत रखने के लिए, कुछ नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं। 200 के नीचे चले जाएगा क्या होगा? ठीक है, थोड़े दिन चले जाए वापस आ जाएगा ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो ठीक है, मार्केट है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। फिलहाल ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आईटीसी पर भी आता हुआ 213 कल मेरे ख्याल से 210 के आसपास देखा था शायद, नीचे थोड़ा सा नीचे हुआ होगा, 210 205 8 के आसपास वापस से रिकवरी होती हुई दिख रही है। कैश मार्केट के बहुत सारे स्टॉक्स हैं दीप जो आज बड़े एक्शन में, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ एक बार उधर भी फोकस कर लिया जाए, जो बड़ी तेज़ी दिखाने का काम कर रहे हैं आज के सेशन में। बिरला केबल 17% ऊपर दिख रहा है। फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 17% ऊपर है, ये गजब का एक्शन में है। और ग्लोबल स्प्रिट ये स्टॉक 14% ऊपर है आज के सेशन में। जेएम फाइनेंशियल 13% ऊपर है। जिंदाल स्टेनलेस हिसार ये एक और स्टॉक लेकर आई है, यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती थी। तो आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जो 4% का बड़ा उछाल है इंडेक्स में, वहाँ पर बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। और 10% से ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक्स की लिस्ट बहुत ही लंबी है आज, तो अच्छी तेजी वहाँ पर भी हो रही है कई सारे स्टॉक्स में।
बिल्कुल सर। और एक बर्गर किंग के शेयर पर मुझे राय लेनी थी सर, क्योंकि जब वो दिल्ली के रिस्ट्रिक्शंस हटाने की बात आई थी तो जबरदस्त स्पाइक तभी हमने आते हुए देखा था, और तब से ये लेवल्स बर्गर किंग का शेयर होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो अच्छे लेवल्स पर बर्गर किंग होल्ड कर रहा है इस समय। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया ऑफ कोर्स इसका अब नया नाम है। 11% की मूव इस समय आपको इस पर आती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। देखिए दीपांशु, देखिए जब से इसने नाम बदला है तब से इसके लिए स्थिति जो है बहुत खराब हो गई। हमने एक बड़ा शार्प फॉल देखा। उसके बाद देखिए जब हमारी पिछली बार बात हुई थी तभी भी मैंने कहा था कि इन स्तरों के आसपास कुछ सपोर्ट जरूर है, लेकिन कोई खरीदारी की राय नहीं है। तो आज एक उछाल आपको बाजार के साथ इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी इसकी समस्या समाप्त नहीं हुई। मुझे लगता है कि उछाल आएगा। हो सकता है कि आपको 115 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं, लेकिन 115 का लेवल जब तक ये स्टॉक पार ना कर ले, उसके ऊपर टिके ना, तब तक ये नहीं मानना चाहिए कि फॉल खत्म हो गया है। तो मेरी राय इसको फिलहाल अवॉइड करने की। ओके, फिलहाल अवॉइड करने की राय रहेगी, बट डेफिनेटली आज एक बढ़िया बाउंस बैक के ट्रेंड में ये काउंटर दिख रहा है। रेन इंडस्ट्रीज और सुबह से हमने एक हाईलाइट किया था, इसके साथ साथ HEG, ये दोनों मोमेंटम में हैं। HEG, सुमित जी क्या करना है इस चार्ट पे? दीपांशु, HEG के अंदर मोमेंटम बना है। स्टॉक ने लोअर लेवल से थोड़ा सा रिबाउंड दिखाया है, लेकिन अभी वेट करें। नेक्स्ट वीक देखेंगे ये स्टॉक एक बार ऊपर में 1170 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब इसके अंदर फ्रेश बाय बनेगा। जब तक एक बार वेट एंड वॉच करें, मंडे के दिन अब इसमें फ्रेश ट्रेड देखेंगे। अंशुल, सिमी जी इसका चार्ट देखें, ये भी सुबह से अच्छे एक्शन में 8.5-9% ऊपर इस समय उज्जीवन फाइनेंशियल का शेयर दिख रहा है, करीब 108 के लेवल पर। सिमी जी मुझे लगता है कि दीपांशु जो भी रैली आज देखने को मिला है इसमें 110-11 के ऊपर क्लोजिंग पहले आनी चाहिए। अगर 111 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही इसका चार्ट में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो लगता है कि लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ओवरऑल चार्ट काफ़ी बुरा है और मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेनेबल रैली होगा। तो 110-112 का क्लोजिंग के बाद ही मैं इसमें थोड़ा सा व्यू चेंज कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे देना चाहिए, उज्जीवन में कोई पोजीशन लेना चाहिए। और यहाँ पे मेरे लिए एक बिगुल बजाइए, अगर होता है तो मैं एक स्टॉक देना चाहूंगी। बिल्कुल बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, आईटी में एक स्टॉक है कोफोर्ज, मेरा फेवरेट है और स्टॉक 4500 के ऊपर है। मुझे लगता है कि स्टॉक में एक नया हाई देखने को मिल सकता है। यहां से ये स्टॉक मिनिमम 150-200 पॉइंट का रैली दिखा सकता है। तो करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 4480 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। पहला टारगेट होगा 4590, दूसरा होगा 4640। कोफोर्ज को खरीद कर चलेंगे और मंडे के लिए होल्ड करेंगे। ओके, तो कोफोर्ज पर है खरीदारी की राय। मिड कैप आईटी पर रखिए नजर। एक्शन में ये स्टॉक आपको बनते हुए दिख रहा है। मिड कैप शेयरों में तेजी जबरदस्त है। एक और है डिक्सन, जो अभी रिकमेंड किया था विश्वेश जी ने, और दोपहर 1:30 बजे वाले या 1 बजे वाले शो में हिमांशु जी ने भी रिकमेंड किया था। हिमांशु जी के भी टारगेट आ गए और ये माय गॉड 10% लगभग सर्किट लगता। विश्वेश जी बधाई भी स्वीकार करें और साथ ही जिम्मेदारी के साथ अपना अपडेट भी दे। थैंक यू अनिल जी। देखिए शो के फर्स्ट बिल्कुल बचा था और हमारा कन्विक्शन बाय था। मुझे लगता है अनिल जी बीटन डाउन आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और कोफोर्ज जो मैडम ने अभी दिया सिमी जी ने, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। मैं वेट कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि डिक्सन में अभी भी अपसाइड के टारगेट्स पेंडिंग है। मुझे लगता है 4650 4700 तक जा सकता है। तो यहाँ पे अगर पोजीशन है तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुक करके बाकी की पोजीशन को कैरी करनी चाहिए। ओवरनाइट रिस्क उस हिसाब से मिटिगेट हो जाता है, बट मुझे लगता है ओवरऑल अनिल जी 4650 4700 आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक, इस पर भी आपको रखनी है नज़र। इस बीच सर काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं यूक्रेन रशिया के, जो मैं ट्रैक भी कर रहा हूँ। यूक्रेन की आर्मी कह रही है, वैसे ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स से तो आ ही गए थे हमें, बट अब यूक्रेन की आर्मी का कहना है कि कीव जो इनकी कैपिटल है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न साइड से रशियन आर्मी इसे अप्रोच कर रही है। तो चिंता थोड़ी यहाँ पर इस समय बनी हुई है। ऑलरेडी जो शो की शुरुआत में आपने भी अपडेट दिया था कि 10 किलोमीटर दूर पर रशियन आर्मी और यूक्रेन आर्मी के बीच में विवाद चल रहा है। यूक्रेन की आर्मी ने शहर के पास के 3 ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया
ताकि अंदर ना आ सके। तो वो कोशिश इनकी जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम भी इनका काम कर रहा है। एक कैपिटल के पास एक छोटा एयरपोर्ट है जहां पर लगातार गोलीबारी चल रही थी, क्योंकि रशियन सेना इसका कंट्रोल लेना चाह रही थी ताकि फिर वो अपने यूनिट्स को फ्लाई इन कर सके। उसमें वो अभी तक अनसक्सेसफुल रहे हैं। बट जो कैपिटल के आसपास का विवाद चल रहा है सर, वो इस समय चिंताजनक है। और यूक्रेन से अपडेट्स यही आ रहे हैं कि उनके जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की साहब, वो अभी भी कीव में ही है, कैपिटल सिटी में ही है, वो एरिया छोड़ के कहीं गए नहीं हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए वो कैपिटल में बने हुए हैं। बट डेफिनेटली जो यहाँ पर इस समय गोलीबारी चल रही है और सुबह से हम देख रहे हैं एरियल बॉम्बिंग चल रही है, वो अभी भी बरकरार है और काफ़ी पास आ चुकी है रशिया की आर्मी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर कि आने वाले कुछ घंटों में ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स आपको होते हुए दिखेंगे। आइए आखिरी कुछ मिनट बाकी हैं ट्रेड के, ले लेते हैं अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी। अनिल जी, डाउ फ्यूचर्स वैसे ही हैं 300 पॉइंट नीचे, थोड़ी देर पहले हमने देखे थे, लगभग वहीं पर हैं, कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है। हल्के से नीचे सर कह सकते हैं रिकवरी आई है। नास्डैक फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर होते हुए आपको दिखे हैं। वहीं अगर आप देखें यूरोप के बाजार भी वैसे ही हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी मूव्स नहीं दिखा रहे हैं। 1% 1.25% तक की ऊपरी मूव आपको दिखा रहे हैं। बॉन्ड यील्ड जो यूएस की है वो 1.95% के पास स्टेबल ही है। बताएं सर, क्या व्यू बन रहा है इस समय? अभी तो कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना है ना, जो है वो मेंटेन रखो। लॉन्ग शॉर्ट जो भी आपकी है अपने रिस्क के हिसाब से देखो। नीचे में 16,200, ऊपर में 17,100, 150 जो भी है 17,150 वही है। नीचे में आपके लिए 400-500 पॉइंट की रिस्क के, ऊपर में 400-500 पॉइंट की जगह है। जैसी खबर आएगी उस हिसाब से आपको डायरेक्शन सोमवार को मिलेगा। फ्लिप ऑफ अ कॉइन मतलब ये हो सकता है कि यूक्रेन समर्पण कर दे, रशिया बोल दे हमारा सब काम हो गया, सब कुछ ठीक है, हमने जीत लिया, कर लिया, अब खत्म लड़ाई, सोमवार को सब ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि भाई नेटो भी बोले कि नहीं आपने जो किया ठीक नहीं, हम भी 2-4 बम गिराएंगे, हम भी लड़ेंगे, और अमेरिका भी पीछे से आ जाए, कर जाए, और फिर चीन भी कुछ आड़े टेढ़े स्टेटमेंट दे दे। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ हो सकती है, हाँ, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो क्या होगा हमें नहीं पता, ठीक है। जब हमें नहीं पता तो हम शांति से बैठेंगे, एक दिन और निकल जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारा ज़िंदगी पड़ी आपके लिए ट्रेड करने के लिए, इतनी ओवरनाइट रिस्क रखने का कोई मतलब नहीं। आज भी आप देखो ना, आप खुले गांधी आज का लो है 16,478 का, 16,525 के आसपास खुले थे। मौका दिया ना, आज भी दिया। वहाँ से भी अगर आपने लिया तो भी 200 पॉइंट 250 पॉइंट मिले। तो ऐसा तो नहीं कि आपको दिन में नहीं मौका मिल सकता। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ पे इस वक्त आपके लिए कमाने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आपको बचाना है। सो बचाने के लिहाज से आपको ये देखना है कि ओवरनाइट इतनी रिस्क रखनी है क्या। फिर भी अगर किसी को रखनी तो ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करके जाए, या अपनी पसंद का स्टॉक खरीदें डिलीवरी के लिहाज से। इसका फॉर्मूला एक ही दीप, बहुत सारे लोगों का मन होता है, होना भी चाहिए कि इतने खराब बाजार में एकदम बढ़ेगा तो जल्दी से बढ़ेगा, जोर से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मैं भी कमा लूँ। फॉर्मूला जो 3 दिन पहले मैंने बोला था वही आज भी लगाना है। आप खरीदो, ज़रूर खरीदो। अगर आप ये सोच के खरीदेंगे कि मैं आज एक कोई अच्छा शेयर खरीदना चाहता हूँ जो मेरा है ना 6 महीने, साल भर, 2-3 साल बाद, 3 साल बाद बढ़ेगा, अच्छे पैसे देकर जाएगा, मुझे चलेगा। हो सकता है आप 3 साल के हिसाब से खरीदो किसी स्टॉक को, 3 महीने के हिसाब से खरीदो, वो हो सकता है आपके 3 दिन में बढ़ जाए, और आपको रिटर्न दे जाए जो आप 3 साल में सोचे थे कि 25% बढ़ जाए। लेकिन अगर आपने 3 दिन के हिसाब से ही खरीदा या 3 घंटे के हिसाब से खरीदा तो फिर पक्का है कि वो पैसे आपके लगने हैं। तो आप लॉन्ग टर्म खरीद के शॉर्ट टर्म पैसा बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म खरीद के पैसा बनाने की गारंटी नहीं है। करेक्ट। तो आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए। उतना ही खरीदें जो आप 3 साल के लिए, 2 साल के लिए खरीद सकते हैं, या कम से कम 3-6 महीने के लिए खरीद सकते हैं। तो उस प्रोसेस में हो सकता है कि आपकी एंट्री एकदम सही हो जाए और आपकी जल्दी से पैसे बन जाए। लेकिन आपको ये सोचना कि अगर कल ही वापस नीचे खुल गया तो मेरे तो हालत खराब हो जाएगी, तो फिर करो ही मत, बस सिंपल सी चीज़ यही है ना। तो वो आप रिस्क मैनेजमेंट बराबर प्रॉपर कर लें। बिल्कुल, तो रिस्क मैनेजमेंट इस समय करना है। नोटा की वैसे अनिल जी की तरफ से सलाह है, जाने दीजिए, बाजार स्टेबल होंगे तो फिर आपको एक्शन का भरपूर मौका मिलेगा। आइए, तब तक जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो बाकी हैं। सुमित जी की तरफ से एक बिगुल सुमित का सुपर हिट। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, अगले हफ्ते के लिए खरीदारी कर रहा है। 545 का अभी भाव चल रहा है, 545.50 स्टॉक का नाम है GNFC। GNFC के अंदर कल का परसों का हाई ब्रेक हुआ है। अगले हफ्ते में ये स्टॉक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए।
स्टॉक के अंदर जो ऊपर में लेवल देखने को मिल सकते हैं 560 रुपए से लेके 570 रुपए तक के लेवल जीएनएफसी में देखने को मिलने चाहिए। 530 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 560 570 के टारगेट्स के लिए। ओके 560 570 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चले जीएनएफसी। ये है आपके सुमित जी की राय। आइए स्वागत करते हैं जय ठक्कर साहब का कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करके जाना है मंडे के लिए। वेरी गुड आफ्टरनून टू दीपांशु। दीपांशु, नेक्स्ट वीक एक ट्रंकेटेड वीक है एज ऑफ नाउ, इसीलिए मैं एक स्टॉक ऑप्शन यहाँ पर रेकमेंड करूंगा और मुझे वहां पर क्लैरिटी बहुत ही है। उसका नाम है कोफोर्ज। कोफोर्ज में अगर आप देखें तो एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। इसका 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो एट द मनी है 220 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। दीपांशु मैं पहले लेवल्स आपको बता दूं, 143 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 100 का लॉट साइज है। सो यू नो एज गुड एज निफ्टी जितना ही रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बनता है, थोड़ा बहुत आसपास। 143 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदे। कोफोर्ज का 4500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 220 पर। टारगेट्स इसके जो बन रहे थे 329 एंड 377, ये दो 329 और 377, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे कोफोर्ज, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में कोफोर्ज लगभग ऊपर की तरफ हमें 4650 4800 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। आई मीन एक बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने मिल सकती है और उसका आज कंफर्मेशन भी हमें देखने मिल रहा है। बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुई है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो है उनमें जो भी कल एक सेल ऑफ देखने मिला, आई थिंक दैट्स अ फॉल्स ब्रेक डाउन। यहाँ पे ज्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगी, इज व्हाट आई बिलीव। ओके तो ये है आपके लिए कोफोर्ज। और अभी सिमी जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी 4590 4640 के टारगेट के लिए। जय आपको कह रहे हैं 4500 का कॉल खरीदे 220 के लेवल पर। 329 और 377 के आपको लेवल्स यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। सिमी जी को बोलो जय को धन्यवाद दे दे। सिमी जी ने बाय कॉल दिया कोफोर्ज पे, जय ने उसको सपोर्ट किया। सिमी जी ने शॉर्ट कॉल दिया किस पे? M&M फाइनेंस पे। सिमी जी आशु जी ने सपोर्ट किया आपको? आशु जी ने उस समय सपोर्ट तो किया था। क्या और बात इस है? समय जब तो मैंने सुना दिया था तब विशेष भी ने कहा था कि मैडम ने दे दिया, मैं भी देख रहा था तो उससे भी सपोर्ट मिल गया। थैंक यू वेरी मच विशेष एंड जय। कब किया? हमें तो पता ही नहीं चला। आशु जी ने कब सपोर्ट किया? हमने तो दिखा ही नहीं। आशु जी M&M फाइनेंस का कॉल आप सपोर्ट करते हो, शॉर्ट कॉल? हाँ आशु जी। अरे जी शॉर्ट कॉल पे मेरा सपोर्ट नहीं है, मतलब मेरा परमानेंट आशीर्वाद है सबके साथ शॉर्ट कॉल पे। तो उसके एक को देने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा वो अलग से देने की जरूरत, वो इम्प्लाइड ही है, वो इम्प्लाइड ही है, मतलब वो तो आप लेके ही जाओ। जी विश्वेश जी। हाँ इम्प्लाइड है अनिल जी। जी विश्वेश जी। अनिल जी वो तो मुझे लगता है कि मेरे ब्याह पे कोई काम कर रहा है, कोई स्टॉक ढूंढ के ला रहा है, शॉर्ट का पब्लिक को संभाल रहा है, बचा रहा है। तो वाह क्या बात है जी। विश्वेश जी बताएं। देखिए अनिल जी, शॉर्ट का तो ऐसा है, मैंने पिछले कुछ दिनों में आशु जी के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, तो मुझे इतना समझ में आ गया है कि आप बोलो ना बोलो, आप शॉर्ट दो तो आपको गिवन ब्लेसिंग्स आशु जी की तरफ से है, तो आपको पीछे लगा ही देना है। आपके प्रोड्यूसर को बता दीजिए विद द अल्टीमेट ब्लेसिंग फ्रॉम आशु मदान जी, और स्विंग के सुल्तान भी नीचे लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। विद द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशु मदान जी, ऐसा हम एक डिस्क्लेमर बनाते हैं। फिर देखो आशु जी, अगर ये जो डिस्क्लेमर बना दिया विद अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशु मदान जी, फिर देखिए आपके शॉर्ट कॉल में 10 गुना बढ़त ना आ जाए। CAGR देखिएगा जो बढ़ेगा देखते रहे, मतलब जिम्मेदारी तो आशु जी की, जो देना है दो, बिंदास हो। एनीवे चलिए, तो मजाक की बात है, बाजार का मूड बड़े दिनों बाद थोड़ा ठीक लग रहा है, तो थोड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जानी चाहिए, कम से कम वीकेंड तो अच्छा निकले। बाकी तो जिन लोगों को कुणाल जी की तरह देखना ही देखना है, रशियन सीखनी है लैंग्वेज, देखेंगे। अब वो रात भर जग जग के सारे किधर क्या बम गिर रहे हैं, किधर क्या हो रहा है, सोमवार सुबह हमें बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल जो क्लोजिंग हो रही थी वो अच्छी हो रही है। बिल्कुल सर, बढ़िया है, क्लोजिंग अच्छी हो रही है 100% डेफिनेटली। तो चलिए, सेटिस्फाइड बढ़िया मूड है। चलिए ये एक अच्छा संकेत है सर। मूड मैं खराब नहीं करना चाहूँगा, बट डेफिनेटली एक नज़र यूक्रेन के डेवलपमेंट्स में रखिए। जो पिछले कुछ मिनटों से खबरें आ रही हैं, लगातार हम आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं। यूक्रेन की कीव में जो कैपिटल है, एयर रेड सायरन्स एक बार फिर से पूरे शहर में आपको सुनते हुए दिख रहे हैं। और जो रूसी सेना है वो यूक्रेन को, कीव को
हर डायरेक्शन से अभी घेरने की कोशिश कर रही है। तो कीव की तरफ तो ऑलरेडी बढ़ रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलरेडी फाइटिंग चल रही है। एक 250 किलोमीटर दूर शहर है कोनोटॉप, जिसका कंट्रोल अब रूसी सेना ने ले लिया है। तो सब तरीके से कवर करने की कोशिश कर रही है, और एयर अटैक्स तो उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो तो उस पर बनी हुई है। तो एयर रेड साइरेंस फ्रेश है, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में फाइटिंग भी चल रही है, और कुछ शहरों पर भी कब्जा करती हुई दिख रही है रूसी सेना। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आने वाले घंटों में आप यहाँ से एक्सपेक्ट करिए, क्योंकि स्थिति इस समय अच्छी नहीं दिख रही है सर। बिल्कुल, लेकिन दीप एक चीज, एक स्थिति अच्छी दिख रही है वो भी दिखाना जरूरी है, और वो है डाउ फ्यूचर्स। 200 पॉइंट अब नीचे, तो 350 पॉइंट जो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे वहाँ थोड़ी रिकवरी के संकेत आए हैं, हल्की रिकवरी। अभी तो 250 ही नीचे थे, अभी 225 230 पॉइंट वापस से नीचे हुए, तो थोड़ी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। कोफोर्ज सिमी जी को पसंद आया है, कोफोर्ज जय ठक्कर को पसंद आया है, और कोफोर्ज के लिए धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी, जिन्होंने दोपहर आज 12:30 वाले शो में पिक ऑफ द सीरीज भी दिया था। तो मोदी जी की पिक भी कमाल करती हुई दिख रही है कोफोर्ज, ये आपके लिए। आइए समापन समारोह की तरफ बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, और बचा है पूरे 2.25 मिनट, और बाजार अच्छी क्लोजिंग के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। खराब नहीं कि जिस तरह का मूड माहौल उसमें अच्छी मानी जाएगी। कम से कम हमने 16,600 को तो होल्ड किया। बिल्कुल, 850 करते तो और अच्छा था। नहीं हुआ वो कोई नहीं हुआ, जो हुआ उसमें भी सेटिस्फेक्शन है हमें तो। और जिस लेवल पर हमने क्लोजिंग शो शुरू करा था 650 पर ही था उस समय निफ्टी, वही उसी लेवल पर। तो जो लेवल है वो होल्ड करा सर आखिरी 1.5 घंटे में 650 के लेवल। घटे नहीं है हम किसी भी लिहाज से, भले बड़े ना हो। तो ये आपके लिए फिलहाल आज की क्लोजिंग का माहौल क्या है आज के लिए एक्शन वाला। 50 में से 3 शेयर है जो नीचे बंद हुए हैं, उनमें से एक ब्रिटानिया है, वो भी 75-80 रुपए ऊपर हो गया जब हमने रिसर्च की थी। 2.5% नीचे था। हाँ, 3350-60 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से करीबन 75 रुपए ऊपर के। ये है वो स्टॉक जो युद्ध के बाद या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉल के बाद चलने में सबसे आगे रहता है। 5 में से 5 बार टेस्ट में पास हुआ है। उसके अलावा नेस्ले और एचयूएल यानी कि FMCG शेयर जिन्हें डिफेंसिव माना जाता है, आज वो बैकसीट पर हैं, बाकी सब मजबूत है। सोच नहीं सकते थे कि आज कोल इंडिया टॉप गेनर बनेगा, लेकिन है 9% ऊपर। टाटा मोटर्स 7.5% ऊपर, टाटा स्टील 6.5% ऊपर। अगर गिरने में आगे है टाटा मोटर्स तो बढ़ने में भी आगे ही है। अदानी पोर्ट, इंडसइंड बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे निफ्टी के हाई बीटा स्टॉक, ये तीनों के तीनों आज मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी में है। डीवीज लैब में बड़ा उछाल है 5% का, यहाँ अच्छी खरीदारी बनती दिख रही है। और ट्रेंड के विपरीत, सेक्टर के ट्रेंड के विपरीत टाटा कंज्यूमर ये मजबूती के साथ 5% ऊपर बंद हो रहा है। बिल्कुल शानदार परफॉर्मेंस टाटा कंज्यूमर के आपके लिए। आइए वायदा कारोबार की तरफ। टॉप गेनर NBCC 13.5%। पिछली बार इसके इतिहास में ऐसा कब हुआ था कि ये सबसे ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ हो वायदा कारोबार है। आज इनका दिन है भाई। रेन इंडस्ट्रीज आज नतीजा आने वाला, आगे नहीं आने बाकी है। पहले 9.5% ऊपर रेन इंडस्ट्रीज बंद होता होता। PNB आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकलती 9% ऊपर आपके लिए। RBL बैंक कल तेजी से गिरा था, आज तेजी से बढ़ा है 9% ऊपर। काफी स्टॉक्स में हमने देखा कि कल की जितनी गिरावट थी लगभग कवर कर ली। तो वो एक अच्छा साइन माना जाए सर कि कल का गैप पूरा फिल कर लिया। बिल्कुल माना चाहिए, और स्पेशली इसलिए अच्छा माना जाना चाहिए दीप की निफ्टी ने कल की गिरावट की आधी भरपाई की। हाँ, 800 गिरे थे 400 बढ़े। यस सर। तो हम उतने नहीं बढ़े निफ्टी पर जी। बैंक निफ्टी 2300 गिरा था, 1200 1250 बढ़ा। तो यहाँ 50% ही बढ़े, लेकिन अगर स्टॉक अपने कल की पूरी गिरावट को कवर कर ले तो उसे अच्छा माना जाएगा। आउट परफॉर्मेंस से गिरने में भी बढ़ने में भी। ठीक है, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। अब आइए आज की प्रोविजनल क्लोजिंग। 421 अंक ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, 16,669, 36,483, 1254 पॉइंट और 1,328 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स हल्की सी नीचे आएगी, क्लोजिंग 16,660 के आसपास होगी। निफ्टी में शायद 36,425 400 के आसपास होगी। थोड़ी सी फाइनल क्लोजिंग आने जाए, 2 मिनट इंतजार करें। तब तक शाम के प्रोग्राम पर आज फोकस कर लेते हैं। और जैसा कुणाल जी ने कल कॉम्प्लीमेंट भी दिया था जी कि बहुत ही कसा हुआ शाम का पूरा इवनिंग का प्रोग्राम था, और हमारे एक शो में बहुत ही तगड़े कंटेंट के साथ हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की। आज भी कुणाल जी मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ, सुबह से हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, लगी हुई है। एक कंटेंट को बारीकी से चुनकर शाम के लिए किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए। आज भी मैं एक बार जल्दी से आपको बता दूं कि क्या कुछ होने जा रहा है। रबी फसलों की आवक अब धीरे धीरे शुरू हो चुकी है, और क्या सप्लाई बढ़ने के साथ ही आगे चलते हुए दाल और तेलों के दाम कम होंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर हमारा आज खास शो है। बढ़ेगी सप्लाई
घटेगी महंगाई। शाम 4:26 पर। खाने पीने के लिए जागरूक होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और कॉन्शियस हो जाते हैं, सावधान ज़्यादा हो जाते हैं। ग्लूटेन फ्री खाना खाने वालों की भी यही कहानी है। इधर उधर की बातें सुनकर लोगों को ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, जबकि बगैर डॉक्टरी सलाह के ऐसा करना ठीक नहीं है। शाम 5 बजे हम आज इसी खास मुद्दे पर करेंगे बातचीत। क्या ग्लूटेन फ्री फूड सबके लिए ज़रूरी है? क्या बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसे प्रोडक्ट लेना खतरनाक है? चर्चा में हमारा साथ देंगे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सीनियर फिजिशियन। उनके अलावा श्रेया गोयल होंगी जो जानी मानी डाइटिशियन है, और निधि साहनी जी होंगी जो जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन तीनों से हम करेंगे बात ग्लूटेन फ्री डाइट सही। एक मिनट, ये कुछ तो लोग हैं ना हेल्थ के हिसाब से, कुछ थोड़ा फैशनेबल लगने के लिए शोबाजी के हिसाब से होगा। आप में से कोई ग्लूटेन फ्री खाता है? मतलब कौन खाता है ग्लूटेन फ्री? कोई है? जरा हमारे एक्सपर्ट के पैनल दिखाइए जरा, ग्लूटेन फ्री खाने वाला कोई? अच्छा, सुमित जी और आशु जी। सुमित जी, आप क्यों खाते हो? आपको क्या अच्छे खासे तो दिखते हो आप। अनिल जी ऐसे ही कभी कभी थोड़ा थोड़ा, रोज नहीं। अच्छा, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, ओके। हाँ आशु सर, आप? अनिल जी खाते नहीं है ग्लूटेन फ्री, कीटन डाइट, ये सब इन लोगों से दूर रहते हैं। अच्छा, आप नहीं खाए, मतलब दूर रहते मतलब खाते हैं या नहीं? नहीं मतलब जो नॉर्मल आ रहा है वो खा लो अपने तो। अरे अनिल जी, जो ये फैशनेबल और ये ड्रामेबाजी वाली डाइट रखते हैं ना, कीटन वाली, ग्लूटेन फ्री, इनसे दूर रहते हैं। अच्छा हाँ, इनसे दूर रहते हैं, वो ठीक। मैंने भी आज इन लोगों से दूर रहते हैं। ये सब चक्कर में मैं भी पढ़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं शो जरूर देखूंगा ताकि मुझे पता चले कि खाने के फायदे नुकसान क्या है। अगर हाँ कहीं कोई कभी कभी ऐसा इंप्रेशन मारने के लिए भी खाना हो तो भी खाया जा सकता है, उसमें क्या पता तो होना चाहिए। कहीं आप बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चीज आप भी बोल सको, देखो ग्लूटेन फ्री ये होता है, वो होता है, ऐसा वैसा है। वैसे आपकी नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है करना, होगा भी नहीं। नहीं। पर जैसे वीट के दाम ऊपर जा रहे हैं, शायद ग्लूटेन फ्री बनना पड़ेगा सबको, वो एक डर है। वो बात तो सही है, गेहूं से ही वो निकलता है ना, बिल्कुल वो ठीक बात है। तो ये है आपके लिए शाम का स्पेशल शो 5 बजे का, जरूर देखिएगा, ग्लूटेन फ्री डाइट सही। अनिश्चित बाजार में पूंजी बचानी है तो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन का ध्यान जरूर रखें। अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, गोल्ड, डेट, रियल एस्टेट में एक्सपोजर रिस्क को फिक्स करने में आसानी होती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि एसेट एलोकेशन का क्या सही तरीका है, और साथ ही बात करेंगे वोलेटिलिटी इंडेक्स में निवेश के फायदे के। तो शाम 6:26 पर देखिए अनिश्चित बाजार में एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी, और हमारे साथ होंगे फिनेंशियल प्लानर कल्पेश आशिर साहब, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के पैसिव फंड के हेड प्रतीक ओसवाल साहब। इन दोनों से करेंगे हम आज शाम बातचीत, मिस मत करिएगा, ये बेहद इंटरेस्टिंग शो। आइए, रात 8 बजे हमारी प्राइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। आज का कवरेज बेहद खास अंदाज में होगा। रूस यूक्रेन के विवाद की हर एक अपडेट तो हम आपको देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि पश्चिम देशों के सैंक्शन नहीं सोल्यूशन, पश्चिम के सैंक्शन नहीं सोल्यूशन, स्विफ्ट बैन की कैसी उलझन, ये हमारी एक कवर स्टोरी है कि जो स्विफ्ट पर बैन लगाया है कि उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या कहता है यूक्रेन का अकेलापन, यूक्रेन बिल्कुल अकेला फील कर रहा है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसा यूक्रेन क्यों सोच रहा है, उसका पूरा विश्लेषण होगा। चेरनोबिल जो न्यूक्लियर प्लांट है यूक्रेन का, चेरनोबिल क्यों चाहते हैं पुतिन, ये एक और हमारी कवर स्टोरी होगी। और एक स्टोरी और है जो हमारे देश के लोगों से जुड़ी हुई, भारतीय छात्र कब लौटेंगे वतन। तो ये है आपके लिए ढेर सारा पूरा का पूरा एक्शन कवरेज आज शाम 8 बजे, और इसके साथ ही बाकी खबरें तो होंगी, ताज़ा अपडेट होंगे रात 8 बजे से, ज़रूर देखिएगा इंडिया 360 डिग्री। और बाकी देखो भाई, वीकेंड है, जिसका मन दूसरे काम में न लगे वो देखते रहें सब कुछ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगर आपको दूसरे कामों में बहुत बिजी हैं तो चिंता न करें, कुणाल जी को हमने रखा है ये सारे काम के लिए, वो पूरे वीकेंड पे सारी खबरें देखेंगे। बग्गा साहब सोमवार सुबह आपको बता देंगे, और हम तो हैं ही इसी काम के लिए। सोमवार सुबह भी अगर आप सीधे जी बिजनेस ट्यून इन कर देंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और बीच में भी वीकेंड पे भी आपको कुछ करना है तो खोल के देख लीजिएगा चैनल, आपको पूरी अपडेट हमारी टीम की तरफ से हर वक्त मिल जाएगी, ताकि आप है ना इधर उधर में बिजी ना रहें, जब भी आपको अपडेट चाहिए मिल जाएगा। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, विश्वेश जी, सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और मुदित जी, जय ठक्कर साहब, आशु मदान जी और सिमी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय देने के लिए आज वीकेंड शो में। हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय, थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहिए ताकि सोमवार को आकर फिर से बहुत सारा काम करना है एक दिन, ताकि आपको मंगलवार को छुट्टी मिल सके। सही में मंगलवार को छुट्टी है, बाजार बंद है महाशिवरात्रि की वजह से, तो सिर्फ एक ही दिन काम करना है। अब इस एक ही दिन काम, देखो बंसल जी की स्माइल देखो देखो गजब, बंसल जी घर पे ज्यादा काम करना पड़ेगा ट्यूसडे के दिन आपको, ये सोचे तो सोमवार को आप कोई भी लोग ऐसे छुट्टी न मार ले कि अच्छा ठीक है एक दिन की छुट्टी ली तो 4 दिन की हो जाएगी। तो सोमवार सुबह सुबह सब आराम से फ्रेश होकर ताज़ा चुस्त दुरुस्त आ जाएगा। करेंगे आप सबसे मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाज़त।